मतलब ऐसा क्या घोटाला है ये 5 रुपए से स्टार्ट होकर करोड़ों पे जा रहा है जो? उसी के चलते मैंने इसमें कार्रवाई की थी। तो कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई जो वित्त से संबंधित थी। जब आपने अपने अधिकारियों को इस प्रकरण के बारे में बताया तो आपको क्या जवाब मिला? सर उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, धमकी भरे फ़ोन आपको आने लगे? लेकिन समस्या ये थी ना, वो लड़की कर रही थी फ़ोन। स्टार्टिंग में जो मेरे पास पहली फ़ोन कॉल्स आई थी वो एक लड़की की आई। तो जिन नंबरों से आपको कॉल आ रही थी इनका कुछ मालूम चल पाया कि कौन लोग थे? देखिए सर, मेरे तो नोन कोई नहीं थे, क्योंकि ना मेरे पास नंबर को सेव थे। अच्छा, जब आपने अपने अधिकारी को चिट्ठियाँ लिखी हैं तब आपके पास कॉल आ गई। ये इत्तेफाक कह लो या सुनियोजित कह लो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। नमस्कार जैन साहब, आज के हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जैन साहब, एक चीज़ बताइए, आप एक सरकारी पद पे हैं, जी स्कूल में हैं जी और आज एक कुछ ऐसी चीज़ों पे हम चर्चा करने के लिए साथ में बैठे हैं जिसमें घोटाले हैं, कुछ अनियमितताएं हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो आप सरकारी पद पे होते हुए कैसे इसके लिए बात कर पा रहे हैं, और वो भी वर्किंग डे पे? सर, देखिए ये प्रकरण कई साल पुराना चल रहा है, वो मीडिया में भी है और इस चीज़ को लेके बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो उस वजह से अपनी छवि, विभाग की छवि को बचाने के लिए ये तथ्य रखने आवश्यक थे। इस संदर्भ में मैं प्रॉपर अपने उच्च अधिकारी को सूचना देकर आया हूँ और फिर तत्पश्चात आज की और कल की मैंने छुट्टी स्वीकृत कराई है। उसके बाद मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। अच्छा, पूरी स्वीकृति के साथ आप आए हैं और छुट्टी बिल्कुल, लेके आए और हैं? मैं बाकायदा मैंने उसमें अपने लेटर में साथ में खोला भी है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। यदि वो स्वीकृति नहीं करते तो मैं नहीं आता। अच्छा, ये ऐसा घोटाला है जो हमको समझ में आता है कि ये 5 रुपए से स्टार्ट हुआ हुँ, और चला गया करोड़ों पे। हुँ। मतलब ऐसा क्या घोटाला है ये 5 रुपए से स्टार्ट होकर करोड़ों पे जा रहा है जो? देखिए सर, जब मैंने ये शुरुआत करी, तो मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि मैं कोई घोटाला खोल रहा हूँ। मैं अपने विद्यालय का मेरे पास चार्ज है, तो मेरी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि सब चीज़ सही रहे और तथ्यों के साथ रहें। कोई उच्च अधिकारी या कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी व्यक्ति अगर उसमें क्वेश्चन करे, तो उसमें कोई अनियमितता शामिल ना हो। उसी के चलते मैंने इसमें कार्रवाई की थी। तो कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई जो वित्त से संबंधित थी। अच्छा, ये जो घोटाला है ये कुछ बच्चों की डबलिंग को लेके है। हुँ। तो ये क्या प्रकरण है डबलिंग का? ज़रा इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअली सर, मैं मेडिकल पर गया हुआ था। जब मेडिकल से वापस आया, तो मुझे लगा कि कुछ बच्चे उसमें रजिस्टर में दर्ज हैं। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूँकि जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, कार्यरत हूँ, वो इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है। तो हम सबको पता होता है कि किस ऐज के बच्चे वहाँ पर हैं, क्योंकि हम जनगणना करते हैं, बाल गणना करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस संबंध में मुझे कुछ शंका हुई थी, तो मैंने अपना एक पत्र अपने उच्च अधिकारी को लिखा था कि साहब, कि इन बच्चों की मुझे कुछ ऐज कम लग रही है और ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये शायद आंगनवाड़ी में भी पंजीकृत हैं। ये चिट्ठी मैंने अपने उच्च अधिकारी को लिखी थी। अच्छा, मतलब बच्चे आंगनवाड़ी में भी पंजीकृत हैं और स्कूल में भी हैं, दोनों जगह? सर, उस समय मुझे शंका थी। शंका इसलिए थी क्योंकि मैं जब प्रभार है वहाँ पर, तो उस क्षेत्र में कितने बच्चे किस ऐज के हैं मुझे जानकारी है। क्योंकि हम बाल गणना भी करते हैं, हुँ, हम हुँ। सारी चीज़ें रखते हैं और मेरा प्रयास था कि बच्चों को मैं एडमिशन करूँ और वो उस स्कूल को मैं आगे तक पहुँचाऊँ। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा, तब फिर मैंने एक, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो रजिस्टर्ड करे थे बच्चे, उनके संबंधित दस्तावेज मुझे नहीं दिए थे। तो जस्ट मैंने एक, जो मुझे करना चाहिए, अपने उच्च अधिकारी को मैंने एक लेटर लिखा था बस, कि साहब ये संज्ञान में आ रहा है, कल को भविष्य में इसमें कोई अनियमितता शामिल हो सकती है। तो वो जो एडमिशन है वो किसने की है? सर वो उस समय तत्कालीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय मदेश, एक हमारे निकटवर्ती विद्यालय है, वहाँ से एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था हुई थी हमारे विद्यालय में, श्री दिनेश रतोड़ी। अच्छा, तो उन्होंने वो एडमिशन किए थे जी। और एडमिशन हो गए लेकिन बच्चे नहीं आए। सर, कुछ दिन बच्चे नहीं आ रहे थे और एक्चुअली क्या है ना, देखिए आंगनबाड़ी के बच्चे भी रहते हैं विद्यालय में, ठीक है, बेसिक के बच्चे भी रहते हैं, सब रहते हैं। और क्या होता है, मोस्टली कई बार होता है आंगनबाड़ी नहीं लगी तब भी वो बच्चे बैठे होते हैं। लेकिन हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है कि कौन से बच्चे हमारे यहाँ हैं और कौन से आंगनबाड़ी में हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट में तो खैर डॉक्यूमेंट्स में होता है, डॉक्यूमेंट में तो ठीक है, सभी का रिकॉर्ड रहता ही है। डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड रहता है। तो यदि कोई बच्चा खाना खा रहा है तो हम उसको मना नहीं करते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको चढ़ाते नहीं अपने रजिस्टर में।
हमारे रजिस्टर में वही चढ़ेंगे जो हमारे विद्यालय में पंजीकृत हैं। अच्छा। बस जस्ट मुझे लगा था, फिर मैंने गाँव में भी इंक्वायरी करी। अब एक्चुअली क्या होता है, कुछ दिन बच्चे हो सकता है, क्योंकि मेरा जो विद्यालय है वो 7,500 फीट से हाइट पर है, तो ठंडा वहाँ पर ज़्यादा रहता है। हो सकता है कुछ बच्चे किसी वजह से अपने घूमने गए हों या कहीं रहे हों, लेकिन मैंने एक जस्ट इन्फॉर्मेशन अपने अधिकारियों को दी थी। तो जब आपने अपने अधिकारियों को इस प्रकरण के बारे में बताया, तो आपको क्या जवाब मिला? सर उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया प्रॉपर, बस मेरे पास फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। फ़ोन कॉल्स? हाँ, तो बिल्कुल। फ़ोन कॉल्स का क्या मतलब हुआ इसमें? आपने अपने अधिकारी से को बता रहे हैं कि ऐसा-ऐसा आपके स्कूल में हुआ है, इसमें फ़ोन कॉल ये तो सर, अधिकारियों के ही फ़ोन कॉल थे? ये नहीं, अधिकारी को नहीं थे। ये सर, ये तो पुलिस जाँच का विषय है कि वो लेटर बाहर कैसे आउट हुआ। जब मैंने अपने अधिकारी को दिया, तो वो लेटर बाहर कैसे गया? उसकी उसकी पड़ताल बाहर क्यों हुई? बाहर गया मैं समझा नहीं, मतलब थोड़ा-सा और क्लियर बताइए कि मतलब क्लियर ये है, बाहर क्योंकि लेटर जो बाहर गया से क्या मतलब है? क्लियर इसलिए है, कहने का मतलब ये, जो फ़ोन कॉल्स मेरे पास पहले आई थी, उसका कहना मुझसे यही था कि तुमने अपने अधिकारी को कैसे लेटर लिख दिया? तुम ज़्यादा बनते हो, जो भी करना है वो करे, सामने आके करा करो। अच्छा, धमकी भरे फ़ोन आपको आने हाँ, लगे? लेकिन समस्या ये थी ना, वो लड़की कर रही थी फ़ोन। स्टार्टिंग में जो मेरे पास पहली फ़ोन कॉल्स आई थी, वो एक लड़की की आई थी, ओके। ठीक है? अब उस समय मेरी नई-नई शादी भी हुई थी, तो डर अपना लाज़मी था। मैंने अपने गाँव में भी पूछा, भई किसका नंबर है? क्योंकि देखो सर, ऐसा होता है ना कि अध्यापकों के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है, अक्सर। मैंने कहा हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत कर दी है, तो वो फ़ोन कॉल्स वहाँ से भी नहीं आया। गाँव वालों ने सबने डिनाई कर दिया। मेरे अधिकारी साहब ने बोला कि आप जाके एफआईआर कराओ, जो करना है। हालाँकि उनके स्तर से उसमें कुछ कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, उन्होंने क्या करी वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने उसकी रिपोर्ट थाने में दी। अच्छा, हुँ, आपने थाने में रिपोर्ट दी, जो आपको धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे। हुँ। धमकी का इन सेंस ये था कि वो लड़की तेज़ आवाज़ में बोल रही थी, और फिर दूसरा क्या है कि एक लड़की का मुझसे बोलने से क्या मतलब है? और आप देखते हैं आजकल क्राइम तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है? तो अपने एहतियात के तौर पे अपने विभाग की छवि धूमिल ना हो, इसलिए मैंने वो सूचना पुलिस को भी दी और अपने विभाग को भी दी, क्योंकि मामला लड़की का था, हुँ, कि हुँ। लड़की मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? हालाँकि बाद में मेरी मिसेज़ ने भी उससे बात करी, कि भई तुम क्यों फ़ोन कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आपने पुलिस कंप्लेंट करी तो इसमें पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही? सर एक्चुअली क्या हुआ ना, पुलिस तो जो जाँच कर रही थी, वो बाद में क्लियर हुआ, लेकिन इस बीच मुझे रास्ते में लोगों ने धमकियाँ भी दी। मतलब रास्ते में कि तुझे पहाड़ से फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है? तब मैं उस चीज़ को लेके प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट गया था। अभी मैं जब मुझे कहीं से जवाब नहीं मिला सही, कहीं से रिप्लाई नहीं मिला, तो मैं हाई कोर्ट गया। तो ये जो धमकियाँ थी ये कैसे आमने-सामने मिल हाँ, रही थी? आमने-सामने। तो ये कौन लोग थे जो धमकियाँ दे रहे सर थे? देखिए, शुरू में जो आए थे उन्होंने नकाब लगा रखे थे, ठीक है? और फिर दूसरा क्या है कि वो उस लैंग्वेज में बात कर रहे थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। और मैंने उनको ज़्यादा उलझना समझा नहीं, लेकिन मैंने वहाँ से तेज़ी से निकल, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है मेरा। अब तो ख़ैर थोड़ी बहुत रोड पड़ गई है, लेकिन जिस समय की घटना है ये, उस समय सीधे पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी हमारी। अच्छा। हुँ। तो इसकी कंप्लेंट करी आपने? हाँ, मैं फिर सीधे हाई कोर्ट गया था, प्रोटेक्शन के लिए, जब मुझे कहीं से कोई रिलीफ़ नहीं मिला। प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट आप ने सीधा पुलिस को कुछ नहीं कहा? नहीं, पुलिस को मैंने कंप्लेंट की, पुलिस को भी की मैंने, और मैंने जितने शासन प्रशासन थे, सबको जो मुझे लेटर लिखना था मैंने लिखा। हुँ, हुँ। जो भी चीज़ करनी थी वो मैंने करी प्रॉपर वे में, किसी से बिना बहस करे। जो मुझे करना था मैंने लेटर लिखे सबको। अच्छा, तो फिर ये हाई कोर्ट कैसे पहुँच गए आप? सर, मतलब जब पहले कहीं से म कोई मुझे आप हाई कोर्ट गए या जिला कोर्ट गए? कहाँ मतलब सबसे पहले कहाँ गए आप? देखिए सर, जब आदमी परेशान होता है तो कहीं न कहीं राय लेता है, ठीक है? जब ये स्थिति ऐसी क्रिएट थी कि वो कौन है और रास्ते में लोग कौन मिल रहे हैं, वो कुछ रिलीफ़ नहीं मिला, तो मैं किसी के थ्रू हाई कोर्ट गया। जैसे ही मुझे राय मिली, हाई कोर्ट में मैंने प्रोटेक्शन की रिट फ़ाइल करी थी अपने, किस ये चीज़ें हैं। फिर वहाँ पर हाई कोर्ट में जज साहब ने मेरी बात सुनी थी, ठीक है? हालाँकि पहले तो उन्होंने कहा था ये कुछ नहीं, तुम ट्रांसफ़र का मामला है, या ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगा कि वो उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, लेकिन फिर मैंने उनको समस्या समझाई कि सर ये चीज़ें हैं, ये तथ्य हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं भी पूछने वाला था ट्रांसफ़र के मामले को लेके, हुँ, क्योंकि पहाड़ में तो एक नियम भी है कि अगर किसी स्कूल में 10 से कम बच्चे हैं, हुँ, तो उसको या तो किसी नज़दीकी स्कूल में मर्ज कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, हुँ, कुछ ऐसा है। हाँ, तो और जैसा कि आपके नाम से मालूम चलता है देव कुमार जैन, हुँ, तो आप पहाड़ी क्षेत्र के नहीं हैं। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे नहीं थे? सर, मैं पहाड़ी क्षेत्र का क्यों नहीं हूँ, मैं पहाड़ पे तो रहता हूँ। उत्तराखंड जहाँ मैं उधम सिंह नगर में हूँ, तो आप इसको अलग ना करिए, मैं भी पहाड़ी हूँ। नहीं, नहीं,
पा पहाड़ी क्षेत्र का कहने का मेरा मतलब है कि जो नाम से ही जैसे कई हाँ, लोगों का ठीक है, मालूम चल ठीक जाता है, हाँ, जैसे मेरा है नाम, ठीक है। तो मेरे नाम से मालूम चल जाएगा कि अमोली लोग कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, जी, रहने वाले हैं। जी। भट्ट कौन है, पहाड़ के रहने बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल, चमोली बिल्कुल। कौन है, हुँ, पहाड़ के रहने वाले हैं। हुँ, लेकिन जैन नाम हुँ, जैसे ही कोई सुनेगा, हुँ, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ, ये प्रॉपर मूल पहाड़ी हैं। हुँ। तो मूल पहाड़ी ना भले पहाड़ में सभी तरह के लोग रह रहे हैं। जी। और आज से नहीं, एक ज़माने से रह रहे हैं। हुँ, तो वो लेकिन मैं तो इस वज़ह से कह रहा हूँ कि पहाड़ की नौकरी तो पहाड़ी लोगों को भी करना पसंद नहीं है। हुँ। वो भी चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाएँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा आपने जो ये इतना उजागर किया है इस सब के पीछे आपको ट्रांसफ़र लेने का कोई मंशा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, जब मैं विद्यालय में गया था, वहाँ पर बहुत कम बच्चे थे। अब फिर उसके बाद मैंने 4 गुना से भी ज़्यादा बच्चे करे। दूसरी बात एक ये है ना कि वो क्षेत्र 7500 फीट से हाइट पर है और टीचिंग जो है मेरा शौक भी है और मैं छोटे बच्चों को भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर दूसरा वो जो क्षेत्र है, जो ग्राम मेरा है, उस गाँव के कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, जिनसे मेरा अपनत्व है। तो मुझे ये लगता था कि ये बच्चे नीचे जा रहे हैं, इतने कहीं न कहीं स्कूल को बचाना चाहिए। तो मेरी कोशिश हमेशा रही कि वो स्कूल बचे। वो स्कूल बचे, पोलिंग स्टेशन भी है, सब चीज़ें वहाँ पर, वो स्कूल बचे, वहाँ के बच्चे शिक्षित बने। तो मेरा ऐसा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा हुँ, कि मैं हुँ। उस स्कूल को बंद कराना चाहता था। अच्छा, ये आपने बताया कि आप प्रोटेक्शन के लिए गए थे। हुँ। ये प्रोटेक्शन का क्या मामला है आपका? सर देखिए, प्रोटेक्शन के लिए इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रही थी लगातार, नंबरों से। फिर रास्ते में लोग भी मुझे मिले। तो आदमी अपने राइट के लिए तो जा ही सकता है, प्रोटेक्शन भी अब सबका अपना अधिकार होता है। तो मैं प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट गया था फिर, जैसे-जैसे ने मुझे सलाह दी उस समय। तो हाई कोर्ट से क्या आदेश हुए? सर एक्चुअली क्या है हाई कोर्ट में मेरा ये फाइल डिसमिस हुआ था लेकिन वो ये कहा था कि भई नीचे डायरेक्ट कैसे आना हो गया, जो अधिवक्ता के द्वारा मुझे बताया गया। लेकिन जब मुझे आज भी याद है, जब हाई कोर्ट में हमारे वकील साहब ने कुछ बोला था, तो जज साहब ने बोला था कुछ नहीं है नितक मतलब जो है कुछ नहीं है ये सिर्फ़ एक ट्रांसफ़र का मामला है। तब फिर अचानक से हमारे वकील साहब ने बोल दिया था कि पिटिशनर बैठा हुआ है, आप उसकी बात सुन लें। तब मैंने आके उनको सारी चीज़ बताई थी कि सर मेरे द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे 2 जगह हैं। तब उनको समझ में आया, उन्होंने अपने संज्ञान में लेके इसमें सब में ऑर्डर करे थे एसएसपी को और पर्टिकुलर जहाँ-जहाँ उन्होंने ऑर्डर करने चाहिए थे, इस पे आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें सारी। तो आपको प्रोटेक्शन मिला? सर प्रोटेक्शन जब मिलता है जब कोई चीज़ साबित होती है ना, ठीक है? लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं गया और जो पेपर्स वहाँ पे गए क्योंकि डिपार्टमेंट ने मुझे कोई पेपर्स नहीं दिए थे। डिपार्टमेंट्स के जो मेरे साथ का जो टीचर था, उन्होंने मुझे कोई पेपर नहीं दिए और बाकी जो पुलिस की रिपोर्ट थी और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है और जो उनकी लड़की है, उन दोनों ने ये लिखा उसमें अपना एफिडेविट दाखिल करा कि ये बच्चे अंडर एज हैं और ये बच्चे आंगनबाड़ी में पंजीकृत हैं और हमारे यहाँ ही आते हैं। अब उस समय मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं था लगभग 3 महीने, तो मेरे सामने ये प्रश्न चिन्ह था कि बच्चे वास्तव में वहाँ थे अथवा नहीं थे। तो ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मैं वो चीज़ें लेकर वापस आ गया। मुझे अब दिक्कत थी, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि मुझे समस्या हो रही थी। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट गया क्योंकि दिक्कत भी जान है तो जहान है, सब कहते हैं, ठीक है? फिर बच्चों को भी समस्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है डायरेक्ट कैसे आ गई? या तो कोई कागज़ लाइए, कुछ दस्तावेज़ लाइए। जब मेरे पास कोई दस्तावेज़ ही नहीं है देने के लिए तो मैं क्या दिखाता हूँ उन्हें? हुँ, हुँ। क्योंकि उन बच्चों से संबंधित सिर्फ़ रजिस्टर में एंट्री के अलावा मेरे पास उस समय कोई कागज़ नहीं था, जो मैं वहाँ पर दिखाता। फिर आपके पास मतलब आपके पास उस समय नहीं था। हाँ। फिर आपको क्या कहा आपको सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया उसको क्योंकि तो दोनों जगह से डिसमिस हो गया हाँ, आपका। हाँ, लेकिन डिसमिस में देखिए सर कुछ चीज़ें रिटर्न में होती हैं, कुछ चीज़ें ओरली भी होती हैं। सबने समझा कि मामला डबलिंग का है, लेकिन कोई भी कोर्ट होगी, या आप भी है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो कुछ प्रूफ़ होने चाहिए मेरे पास, बिना प्रूफ़ के मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ना? तो प्रूफ़ नहीं था मेरे पास कुछ भी उस समय, लेकिन बस इतना था कि रजिस्टर में एंट्री थी। बच्चों की उस तत्कालीन अध्यापक ने सारे बच्चों की अटेंडेंस फुल कर रखी थी, 3 महीने की। 3 महीने की अटेंडेंस फुल थी। हुँ, और और उसी का फिर एमडीएम भी निकाला गया था। जब आप आए, आपने वापस चार्ज लिया, हुँ। उसके बाद वो बच्चों की अटेंडेंस आपको पहले दिन नहीं मिली होगी। हाँ, नहीं थी। तो कब तक नहीं मिली? सर वो देखिए 3-4 दिन मुझे नहीं मिली थी, उसके बाद मेरे सामने प्रकरण चालू हो गए थे, तो कभी मैं हाई कोर्ट, कभी कहीं ये समस्या रही थी। फिर कहीं छुट्टी पे भी जाना पड़ा मुझे 1-2 दिन, ये स्थिति रही। फिर बाद में 2 साल बाद मेरे अधिकारी ने कहा कि इनको शुरू से दिखाओ।
अधिकारी ने कहा शुरू से दिखाओ, मतलब एक्चुअली सर ये स्थिति रही ना कि जब अब मैं क्या करता, हाई कोर्ट में बच्चों के नाम वहां जा रखे थे, अब मेरे पास टेक्निकल कंडीशन बन गई कि अगर मैं उनको दिखाता हूँ, उनके अटेंडेंस लगाता हूँ, तो कल को जो विपक्ष है, जो दूसरी पार्टी है या कोई और हाई कोर्ट के कागज निकाल के ये दिखा देता है भाई जब हाई कोर्ट में कागज जा रखे हैं, इनके पास कोई कागज नहीं है, तो फिर इन्होंने इसको कैसे दिखा दिया। और सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या ये रही कि हमें बहुत सारे रजिस्टर पूरे करने होते हैं, जिसमें पर डे का उनका दिखाना पड़ता है। तो 3 महीने के बाद का मैं कैसे दिखाएगा, वो बीच का जो 3 महीने थे वो अभी भी क्लियर नहीं थे कि बच्चे कहाँ पर हैं। इसलिए मैंने फिर अपने अधिकारी को सारी चीज़ों से अवगत कराते हुए फिर कहा, मैंने कि साहब देखिए ये हाई कोर्ट के कागज भी लगाए मैंने कि सर देखिए कोर्ट में ये चीज़ आ रखी है, अब मैं क्या करूँ मैं? क्योंकि या तो अगर 3 महीने अगर या तो आप मुझे पेपर दीजिए ताकि मैं कोर्ट में दोबारा जमा करूँ, कि जो है आंगनबाड़ी ने और दूसरे उनके अधिवक्ता ने किसी ने भी अपने दस्तावेज गलत दिए हैं। लेकिन मुझे उस समय तक कुछ नहीं कहा गया। लेकिन क्योंकि मेरे सामने कंडीशन ये थी कि गाँव वाले ये सोच रहे थे कि इसने नाम काट रखे हैं बच्चों के, जबकि बच्चे मेरे पास आते थे। लेकिन मैं उनको कैसे दिखा दूँ? आप ही बताइए। जब कोर्ट में कोई चीज़ जा रखी है कि ये बच्चे आंगनबाड़ी में हैं या इस जगह हैं, बेसिक में नहीं है, तो फिर कैसे दिखाता? मेरे सामने कंडीशन थी, मेरे ऊपर चार्ज था। फिर मैंने आगे लेटर लिखे अपने अधिकारियों को। तो आपके लेटर चलते रहे तो आपको क्या मतलब किस तरह का सपोर्ट मिल रहा था विभाग से? देखिए सपोर्ट तो मुझे सब जगह से मिला, क्योंकि जहाँ-जहाँ लेटर लिखे, क्योंकि चूँकि सुप्रीम कोर्ट से मैं होके आ रखा था, तो फिर मैंने सभी जगह शासन प्रशासन को लेटर भेजे, क्योंकि ये खाली बच्चों का भी सवाल था, क्योंकि ये केंद्र शासित योजना है, ठीक है? और दूसरा क्या है कि मेरी जान-माल का भी सवाल था, तो मुझे तो लिखने थे लेटर, मैंने सब जगह लिखे। फिर जब उच्च स्तर से जाँच आई, तब हमारे अधिकारी ने कहा कि आप इनको शुरू से दिखाइए। ये आपने बोला आपकी जान का भी आपको जी। डर था, आपको नुकसान होने का। हुँ। तो मतलब ये सब 4 बच्चों के एडमिशन को लेके जान का नुकसान, मतलब ये तो दोनों आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल था, क्यों नहीं था सर? कैसे? वो ऐसे था क्योंकि अगर इसमें एक पक्ष तो अपराधी है ना इसमें, चाहे वो कोई भी हो, हुँ, हुँ। या तो जिसने प्रवेश किया वो या जिसने दिखाए वो। एक पक्ष तो है ना, एक पक्ष को सज़ा मिलनी है इसमें, भाई डबलिंग नहीं हो सकती ना सर, ये तो कॉमन सी बात है, डबलिंग नहीं हो सकती। आप बच्चों को खाना खिला रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप उन्हीं बच्चों का तो पैसा निकालोगे जिनका आपने पंजीकरण कर रखा है। जो डॉक्यूमेंट में जो है। डॉक्यूमेंट्स में है उन्हीं को तो निकालोगे आप, 2 सही जगह बात थोड़ा है। ना निकाल दोगे आप। बस मेरे सामने ये कंडीशन थी और सब मुझ पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें वापस लो आप। अब मेरे सामने कंडीशन ये थी कि हाई कोर्ट में भी जा रखा है और मेरे रजिस्टर में भी दर्ज है, वो 3 महीने का जो पैसा निकल गया उसको कैसे दिखाऊँ मैं? वो 3 महीने जो रजिस्टर में एंट्री हो गई मैं उसको कैसे दिखाऊँ? यदि कोई कोई जाँच अधिकारी आंगनबाड़ी की भी जाँच करे सेम टाइम मेरी भी जाँच करता, मेरे विद्यालय की भी, तो फँससे ना मामला। हुँ, हुँ। एक सही था, तो मैं गलत क्यों बनूँ? बस फिर मैंने यही चीज़ करी थी आगे कि आप मुझे बताइए क्या सही है? मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। फिर 2 साल बाद लगभग मुझे अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप इन्हें दिखाओ, शुरू से ही। 2 साल बाद? जी, लगभग 2 साल बाद। तो 2 साल तक ये जो बच्चों का खाने का जो पैसा था या खाने की जो व्यवस्था थी, ये कैसे चली? सर बच्चों का खाने का पैसा तो मैं आज भी नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रकरण अभी भी ऐसे का वैसे ही है, क्योंकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आपने तब से लेके आज तक पैसा निकाला ही नहीं है? निकाला ही नहीं है कोई भी, अपने अपने पास से खिला रहा हूँ बच्चों को। और जो तो ये तो उस समय ये मिड डे मील का ₹5 पर हेड आता था बच्चों के लिए। हुँ, आज तो मेरे ख़्याल से बढ़कर ये हाँ, कोई 10-12 ₹12 के आस-पास है। ₹7.56 लगा। अच्छा ₹7। हुँ, अच्छा 5 से ₹7 हो गया, ठीक, ठीक, ₹7.56। हुँ, तो ये पै उस समय बच्चे थे कम। आप हुँ, बता रहे हैं कि आपने बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी है कई हुँ, गुना। हुँ, तो ये सारा पैसा आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कभी आपको विभाग से ये दबाव नहीं आया कि ये पैसा जो है लैप्स हो रहा है बार-बार और इसको निकाल नहीं रहे हो? सर मैंने इस बारे में लेटर लिखे बहुत सारे अधिकारी को, क्योंकि निकाले मैंने इसलिए नहीं थे क्योंकि वो 3 महीने का मैं कैसे दिखाऊँ? सिर्फ़ उस 3 महीने के चक्कर में आपने ये कब का प्रकरण है? सर ये 18 2018। 19 में 2018 से 19 आज में 19 से 2025, चल हाँ, हाँ। मतलब इतने सालों से आपने वो पैसा निकाला ही नहीं है, नहीं, नहीं सिर्फ़ निकाला। उन 3 महीनों की वजह से। हुँ, क्योंकि उसकी वजह है ना मेरे पास, उसका लॉजिक है, क्योंकि ये पैसा ऊपर से घटता चला आता है। जैसे ₹10 आपके पास खाते में है,
तो एक बच्चे ने अगर ₹1 खाया, सपोज़ दैट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? उसको एक्चुअल उससे मत कीजिए, ₹10 आपके खाते में है, आपने ₹1 करा तो आपके पास ₹9 बचे, हुँ। ठीक है? तो अगर वो 3 बच्चों का मामला गड़बड़ है माना सपोज़ दैट, तो वो 3 बच्चों को कैसे दिखाऊँ? और चूँकि मैं ये चीज़ लिख के दे चुका था, जब मैं अपने अधिकारी को लिख के दे चुका था, अब इसमें कई जगह जुडिशियल अंडर है, तो जब मैं इस चीज़ को लिख के दे चुका था, तो अब कैसे निकाल लूँ? जब तक उस प्रकरण का निस्तारण नहीं होता। क्योंकि मुझे ये भी भय है ना कि भई जब तुम शुरू से लिख के दे के आ रहे हो, तो तुमने अब कैसे निकाल लिया बिना किसी आदेश के? जब एक चीज़ मैं आपको शुरू में लिख के दे दिया कि साहब मैं पैसा नहीं निकाल रहा हूँ इस वजह से, या तो वो प्रकरण जब ही निस्तारित हो जाता। जब प्रकरण निस्तारित नहीं हुआ, वो जस का तस है, ना किसी उच्च लेवल से मेरे पास कोई आदेश आया कि आप निकालिए। तो लगभग आपका अभी तक कितना पैसा लग चुका होगा? सर मैंने हिसाब नहीं लगाया इसलिए क्योंकि एक मैंने अपना अंदाज़ा? अब मैं इस बारे में मैं ल कहना भी नहीं चाह रहा क्योंकि मैंने ये सोच रखा है मैं बच्चों को अपने पास से खिला रहा हूँ, अगर मुझे नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक खाता तो बंद भी हो गया। आप समझ रहे हैं? एक खाता तो बंद भी हो गया एसएमसी का, मगर मुझे नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए है मेरा, ठीक है? लेकिन मैं गलत नहीं करूँगा और गलत नहीं निकालूँगा पैसा, जब तक उसमें कोई चीज़ लेबल कोई चीज़ एक सही डिसीज़न नहीं आएगा। तो ये 2018 से लेके अभी तक भी इसके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं हो पाया है, विभाग इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाया? सर देखिए, इस मामले में आयोग के भी ह्यूमन राइट में ने भी आदेश कर रखे हैं बहुत सारे कि इसका निस्तारण करिए, लेकिन अभी तक इसका नहीं निस्तारण हुआ है। अगर अधिकारी आदेश कर देगा तो मैं निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मानवाधिकार वालों के पास आप कैसे पहुँचे? एक्चुअली सर मैंने आपको बताया था ना, जब मैं सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गया, जब मैं हायर कोर्ट से वापस आ गया तो मैं कहाँ जाता, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन फिर मेरी प्रतिष्ठा पे भी सवाल उठ रहा था, मेरे को दिक्कत भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, मन ही मन खा रहा था कि न्याय कहाँ है? क्या देश में न्याय नहीं है? लेकिन न्याय है, मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने सारी प्रॉपर चीज़ें चला के मैंने सब जगह लेटर लिखे कि सर ये समस्या है मेरे सामने। क्योंकि मेरे सामने कंडीशन इतनी हो गई थी क्योंकि मेरे पर हमला भी हुआ था एक बार, जब मैं विद्यालय से आ रहा था। तो हमला भी हो चुका है आपके ऊपर? हाँ, बिल्कुल हो चुका है। और हमला करने वाले लोग कौन थे? सर पुलिस ने उसमें एनसीआर लगा दी है, उसका भी है, मैंने कुछ लोगों के नाम बताए भी थे वहाँ पर पुलिस में, हुँ, हुँ। जो क्योंकि ये भी एक सुनियोजित था हमला मेरे ऊपर। मतलब जो हमला करने वाले थे, आप उनमें से कुछ को पहचान पाए? सर एक को मैंने पहचान पाया क्योंकि जिसको मैंने एक्चुअली उस दिन गाँव में था मेला हमारे। क्योंकि ये बहुत सुनियोजित तरीके से था क्योंकि गाँव में जब मेले होते हैं पहाड़ों पे ना तो सब लोग अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं। हुँ, हुँ। उन्हें किसी से मतलब नहीं, तो पूजा है, पाठ है अपना, जो चीज़ें होती हैं, ठीक है? ढोल बतासे सब चलते रहते हैं, ठीक है? तो जिस व्यक्ति ने ये उस दिन हमला करा सोच विचार के कि कोई गाँव वाला मदद करने नहीं आ पाएगा अगर किसी को ये फ़ोन करेंगे तो, इन केस। तो जब मैं ऊपर जा रहा था तो ऊपर चढ़ते वक़्त मुझे कुछ लोगों ने खींचा ऊपर से, ठीक है? अब वो किस लैंग्वेज में बात करी मैं नहीं जानता क्योंकि गढ़वाली भाषा मुझे इतनी समझ में नहीं आती है, ठीक है? लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि कुछ गढ़वाली भाषा में कुछ बोल रहे हैं। फिर जैसे ही मैं उनसे बच के रहा तो मैं एक व्यक्ति के ऊपर गिरा था जाके, वो मेरे गाँव का ही था, निकटवर्ती का, जिसे पुलिस ने गवाह बना रखा है उस प्रकरण में। उस प्रकरण में उस व्यक्ति को गवाह बना रखा है, हुँ। जो आपको हमला करते हुए जो आपकी तरफ से दोषी है। सर देखिए, वो पुलिस जाँच का विषय है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मुझे ऊपर खींचा पहाड़ में, ठीक है? फिर मैं उनसे जब मैंने उनको पुश किया, जब मुझे समझ में आया जब तक, क्योंकि पहाड़ के रास्ते में ऐसा होता है देखो जंगली जानवर भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम उसको कवर करते हैं रास्ते को, हुँ। ठीक है? तो मैं बहुत तेज़ी से स्कूल मुझे चलना होता है क्योंकि मेरा नीचे से 7,500-8,000 फीट की हाइट पर मेरा स्कूल है, ठीक है? तो मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से ऊपर चढ़ रहा था। सभी लोग उसी रास्ते से चढ़ते हैं, जितने बाकी अध्यापक हैं, वो उसी रास्ते से चढ़ते हैं। तो मैं बहुत तेज़ी से निकल रहा था ऊपर, तब उन्होंने मुझे ऊपर खींचा, ठीक है? लेकिन जब तक मैं समझ पाया कि ये कर रहे हैं, जैसे ही मुझे समझ में आया मैंने उनको पुश किया और मैं फिर जब पुश करा मैंने उनको धक्का दिया तो मैं नीचे गिरा। जब मैं नीचे गिरा तो मैं एक लड़के की गोदी में गिरा सीधे आके, ठीक है? तब वो बोला मुझसे कि मैं चलो सर मैं पकड़ने जा रहा हूँ, मैं इनको पकड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं उसको भी नहीं देख पाया कौन था प्रकट ढंग से, लेकिन बाद में पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की, तो उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति का उन्होंने नाम खोल रखा है अपना। उसको अपना गवाही बना रखा है। हालाँकि पुलिस ने इस प्रकरण में एनसीआर लगा रखी है अपनी। अच्छा। हाँ, और जबकि उस समय तक ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको धमकी भरे कॉल्स भी आते जी, थे। जी। तो वो कॉल आपको बस वो शुरुआती दौर में उस समय वो महिला के द्वारा ही आए या और भी? नहीं, उसके बाद भी काफ़ी है।
उसके बाद भी काफ़ी कॉल आए? हाँ, काफ़ी कॉल। लगभग मतलब कितने मतलब नंबरों कितने से? कॉल आए होंगे आपके पास? सर बहुत कॉल्स आए थे और अलग-अलग नंबरों से आए थे। अच्छा, अलग-अलग नंबरों से। हुँ। तो इसमें फिर आपने क्या किया अगला एक्शन? सर मैं पुलिस को अपनी रिपोर्ट दे रहा था, एफआईआर इस पे लॉन्च नहीं हो रही थी। हुँ, हुँ। मैं अपनी प्रोसेस करता रहा, करता रहा। तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही थी? अब सर एफआईआर क्यों नहीं हो रही थी इसका बेहतर जो आंसर है वो तो पुलिस डिपार्टमेंट ही दे सकता है, कि वो एफआईआर क्यों लॉन्च नहीं हो रही थी उस समय तक। हो सकता है उनको मेरे प्रकरण में नहीं लग रहा हो या कोई दबाव हो, किसी भी तरह का हो सकता है। हुँ, हुँ। लेकिन उस समय पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही थी। लेकिन फिर बाद में मैं और साथ में भट्ट जी भी गए थे मेरे साथ। हम डीजीपी अशोक कुमार जी से मिले और उनको प्रकरण के बारे में बताया, तब उसमें एफआईआर लॉन्च हुई थी। अच्छा, फिर हो गई। हाँ, तो फिर क्या कार्रवाई हुई उस पे? उस एफआईआर में जब कार्रवाई एफआईआर लॉन्च हो गई, बयान हुए हमारे, सारी प्रोसीडिंग हुई। फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ दबाव सा बन रहा है, तो मैं हाई कोर्ट गया था दोबारा इस चीज़ को लेके। तो हाई कोर्ट ने इसमें 2 बार ऑर्डर करे। एक बार पुलिस की इसमें इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी माँगी और दूसरा इसमें एक्सपीडाइट किया इस केस को। आपने बोला दबाव बन रहा था हुँ। और किस तरह का दबाव? सर देखिए अगर कोई काम नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो दबाव होगा ना। जब मैं प्रॉपर सारे साक्ष्य दे रहा हूँ, कहीं हुँ, न कहीं तो चीज़ें होंगी ना। जिस जिस चीज़ को अगर पुलिस चाहती या कोई भी जो सक्षम अधिकारी जो हाई कोर्ट में जाते, तो अगर माना मेरे और मेरी वाइफ़ के बयान पहले दिए जा सकते थे, हुँ, वो हुँ। बाद में क्यों गए? मतलब जैसे पहले केस ये इस प्रकरण में प्रकरण सेम है सर, जो प्रोटेक्शन वाला केस था, वो इसी वजह से तो था, डबलिंग की वजह से। हुँ, हुँ। तो यदि उस समय हाई कोर्ट में ये चीज़ें चली जाती कि ये मामला है क्लियर, तो शायद हाई कोर्ट से उस समय कुछ ऑर्डर हो जाता। तो जो इतना लंबा मेरा मैटर चला है, जो 25 तक चला है, मुझे दोबारा अभी चल ही रहा है। अभी भी चल रहा है वो। और उसी सेम प्रकरण में जिसको असंज्ञेय अपराध बताया गया था, अब वो संज्ञेय अपराध बन के उसमें चार्जशीट भी गई है और सब चीज़ गई है। तो जिन नंबरों से आपको कॉल आ रही थी इनका कुछ मालूम चल पाया कि कौन लोग थे? देखिए सर, मेरे तो नोन कोई नहीं थे, क्योंकि ना मेरे पास नंबर कोई सेव थे, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन उसमें ये स्थिति आ रही थी, कभी कोई कुछ कह रहा था मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, ठीक है? कभी कह रहे थे मैं जिला शिक्षा अधिकारी बोल रहा हूँ, कभी कह रहे थे मैं गाँव से बोल रहा हूँ, तो वो मैंने सारे नंबर्स उसमें दिए थे। अच्छा, मैंने सुना कि आप दिल्ली पुलिस तक भी पहुँच गए थे? सर एक्चुअली देखिए, जैसे-जैसे मेरे पास फ़ोन्स आते गए, मैंने पर्टिकुलर जगह मैंने मेल कर दिया था अपने पुलिस के साथ भी, कि सर इस नंबर से फ़ोन आया है। तो इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट है, वो मैंने एसएसपी साहब को भी दी है और डीजीपी साहब को, सबको मैंने भेजी थी। मतलब आपने दिल्ली पुलिस को सिर्फ़ इसलिए मेल किया हुँ। क्योंकि आपको लोग बोलते थे कि हमने दिल्ली से बोल रहे हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं। दिल्ली अच्छा दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं। हाँ, ओके। हाँ। तो दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं मतलब दिल्ली पुलिस का इन्वॉल्वमेंट थी क्या इसमें? सर इसी जानकारी के लिए तो मैंने पुलिस को मेल किया था। हुँ, हुँ। फिर वहाँ से क्या जवाब आया? वहाँ से मेरे पास जवाब आया है कि ये सारे नंबर उत्तरकाशी और यहाँ से रिलेटेड हैं, उत्तराखंड से। अच्छा जो लोग आपको बोल रहे हैं कि हम दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं, हुँ। वो सारे नंबर जो हैं वो उत्तराखंड के थे। अब सर जो मेरे पास जवाब आया, मैं आपको उसमें ये उसकी है। उसकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से जो लेटर आया, उस लेटर को उन्होंने यहाँ कार्रवाई के लिए ट्रांसफ़र कर रखा है। एसएसपी उत्तरकाशी और डीजीपी उत्तराखंड के। हुँ, हुँ। अच्छा दिल्ली पुलिस ने तो अपना पक्ष रख दिया हाँ, कि ये नंबर जो हैं उत्तराखंड के हैं। या मतलब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और ना इस नंबर का कोई कर्मचारी हमारे यहाँ है। ओके। तो उत्तराखंड पुलिस ने कोई आपको इसमें जवाब दिया? सर, इस मामले में जितने नंबर्स हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है एक ही बार महिला बोल रही थी, बाकी सब जगह से जेंट्स बोल रहे थे। तो उन जेंट्स का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है कि वो कौन थे, अलग-अलग नंबर से। अगर आप देखेंगे तो 10 से ज़्यादा नंबर्स हैं और मैंने बाकायदा उनकी टाइमिंग और इवन रिकॉर्डिंग तक भी मैंने पुलिस को प्रोवाइड की है। अच्छा टाइमिंग, रिकॉर्डिंग आप जो-जो बेसिक जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते थे आपने वो सब कुछ दिया? सब कुछ दिया मैंने। जो आपकी वार्ता हुई है उसमें हुँ, वो सारा रिकॉर्डेड आपने दिया है। बिल्कुल दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं? सर कार्रवाई हुई, इसमें आरोप पत्र गया है कोर्ट में, क्योंकि जो मेरे पास जो मैंने जो एफआईआर लॉन्च कराई थी, एक्चुअली सर लगातार लेटर्स चल रहे थे। तो मैं लास्ट लेटर एक पूरा प्रॉपर बना के मैं डीजीपी साहब के पास गया था कि ऐसे-ऐसे प्रकरण चल रहा है, उसके साथ मैंने इंक्लूज़र लगा रखे थे। तो वो जो प्रकरण जो एफआईआर मेरी गई थी, वो एफआईआर 3 बेस पे था मेन। एक तो स्कूल में जो अनियमितता थी, उस वजह से जो मैंने कार्रवाई की।
वो था। दूसरा मेरे ऊपर जो गाली गलौज धमकी आ रही थी वो था। तीसरा जो है मुझे शारीरिक और जो नुकसान पहुँचाया गया मेरे और मेरे परिवार को वो था, ठीक है। साथ में मैंने उनको ये भी खोला था कि मेरे खिलाफ सुनियोजित तरीके से कुछ षड्यंत्र रच के झूठे-झूठे शिकायती पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे दिक्कत थी, तो मेरा ये एक प्रॉपर लेटर है, मेरी एफआईआर थी। तो अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने इसमें कोई खास सर देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने जो आरोप पत्र दाखिल करा है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के खिलाफ किया है, ठीक है। इसमें और उसमें 427 उन्होंने हटा दिया, बाकी 420, 504, 506 उसमें सेक्शन लगे हुए हैं, और बाकी ये अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मतलब पुलिस ने अभी तक उन जो आपको कॉल आते थे उसके ऊपर नहीं किया। कुछ नहीं किया है। हाँ। जबकि आज मेरे को, जहाँ तक मेरे को मालूम है कि किसी नंबर के स्वामी का पता करना तो बहुत आसान काम है, इतना मुश्किल काम तो ये है ही नहीं। बिल्कुल। वो नंबर जो है वो किसने खरीदा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, ये तो पुलिस घंटों के हिसाब से पता कर लेती है। बिल्कुल पता कर लेती है। और किस मोबाइल पे चल रहा है उसका ईएमआई नंबर मालूम चल जाता है। बिल्कुल। वो मोबाइल किसके नाम पे खरीदा गया है, उसकी कोई ना कोई बिलिंग हुई होगी। जी। तो ये सब चीज़ें तो बहुत आसानी से पता लग जाती है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरा एक मोबाइल चोरी हो गया था, कुछ साल पहले की बात है। तो मैं तो पुलिस के पास भी नहीं गया, मैंने तो खाली, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी में मेरी अच्छी जान पहचान थी, तो मैंने तो खाली उनसे पता करवा के ये तक पता करवा लिया था कि वो कौन यूज़ कर रहा है, उसमें कुछ दूसरा सिम जो मोबाइल पे लगा हुआ है वो कौन से नंबर, उस पर नंबर दूसरा कौन सा चल रहा है, क्योंकि मेरा सिम तो निकाल के उसने फेंक दिया था। तो उसके ईएमआई नंबर से हमने तो ये तक सारा पता कर लिया, कौन सी लोकेशन पे है, कहाँ है, किस गली में है। इतना सब कुछ तो मैंने बिना पुलिस की सहायता के पता कर लिया था। और ये भी कई साल पहले की बात है। और यहाँ पे जो है आपको अपने ही राज्य में इस कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर देखिए, मैं आपको इस बात का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक नारा बहुत बुलंद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कुछ अपराध कर रहा है, चाहे वो कैसे भी है, तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। कि अगर वो छोटा सा अपराध कर रहा है, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल मेरी बढ़ेगा। मेरी मिसेस पीएचडी होल्डर है, ठीक है। उसने 15 से ज्यादा बुक्स लिखी भी हैं, एडिटेड भी हैं, ठीक है। और एमफिल भी है, बीएड भी है, और अभी कुमायूं यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, उसी ने ऑर्गेनाइज कराया था पूरा टोटल, ठीक है। तो उस तक को उन नंबरों से गाली गलौज और धमकियां आई, आप समझ रहे हैं बात को। और ये तो सब चीज छोड़िए, मैसेज तक आए। एक टेक्स्ट मैसेज होता है ना, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, टेक्स्ट मैसेज मेरे पास भी है, ठीक है, मेरे फादर के पास भी गए। मतलब आप ये समझिए कि ये जो लोग थे, ये कोई हल्के आदमी नहीं थे। इनको सब पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा भाई कहाँ रहता है, मेरे पापा कहाँ रहते हैं, मेरी मिसेज क्या करती है, मैं क्या करता हूँ, मेरी टाइमिंग क्या है चलने की, मेरी टाइमिंग क्या है आने की, इनको सब पता है। और मैंने ये सारी चीजें पुलिस को खोली थी टोटल। मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि 4 बच्चों के एडमिशन को लेके जो लोग इन्वॉल्वमेंट हैं, जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने प्रदेश की पुलिस तक को कंट्रोल कर रखा है। देखिए सर, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कंट्रोल कर रखा है नहीं कर रखा है, नहीं, लेकिन मतलब वो नहीं निकल के आ रहा, तो ये मेरी सोच है। नहीं नहीं, आपकी सोच है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पुलिस ने सिर्फ एक ही महिला के खिलाफ लगाया, बाकी लोग कहाँ हैं आज तक नहीं पता। भाई आरोप पत्र तो सबको देना चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि हम एक नंबर से सब कुछ डिटेल निकाल सकते हैं, तो आपने डिटेल्स क्यों निकाली, उसको भी तो आरोप पत्र में लेना चाहिए। सही बात है ना। वो आरोप पत्र में क्यों नहीं लिया आपने, आप समझ रहे। तो कहीं ना कहीं तो दबाव है, या कहीं ना कहीं तो प्रभाव है। मतलब कुछ खास लोगों को बचाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस ने इसमें कार्रवाई भी की, और पुलिस की वजह से मैं सुरक्षित भी हूँ। और अच्छा। हाँ, अब वो उसका भी मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जैसे मेरे पास 4 नंबर से कॉल आई इसी के रिगार्डिंग, तो पुलिस ने उसमें एनसीआर काट दी। अपना भी काम हो गया कि भाई देखो हमने विधिक काम कर लिया, ठीक है। और अगर उनकी जानकारी में कोई प्रभाव में कोई, अगर भाई पुलिस सब पता कर लेती है, इतना मैं समझ सकता हूँ कि पुलिस सब पता कर लेती है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो उन नंबरों से आना बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद फिर नंबर चालू हो गए दूसरे, फिर नए नंबर चालू हो गए। आदमी वही थे। अब वो थे या नहीं थे तो सर पुलिस जांच का विषय है ना,
ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्रकरण एक ही है। एक ही प्रकरण में। हाँ, उसी प्रकरण को डाइवर्ट करने के लिए अलग-अलग हो गए। तो कितना समय बंद रहे कॉल आनी? सर ये इनका, देखिए मैं एक, हाँ, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन अच्छा ये इसलिए है क्योंकि ये फ़ोन कॉल्स मेरे पास जब आते थे, अब तो ख़ैर 3-4 महीने से नहीं आ रहे। ये फ़ोन कॉल्स मेरे पास जब आते थे जब मैं कोई चिट्ठी अपने अधिकारी को भेजता था। अच्छा, जब-जब आपने अपने अधिकारी को चिट्ठियाँ लिखी हैं, तब-तब मेरे पास तब-तब आपके पास कॉल आई कॉल आ है। गई है। ये इत्तेफ़ाक कह लो या सुनियोजित कह लो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये मैं आपको इसलिए कुछ नहीं, मतलब अलग बात नहीं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपनी एफआईआर में भी खोल रखी हैं, क्योंकि टाइम भी कि मैंने आज ये लेटर दिया तब आया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे स्कूल में चोरी हुई थी, हुँ। ठीक है? अब वो चोरी क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ से उन्होंने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्कूल में क्या है? स्कूल में राशन है और कुछ पैसा तो होगा क्या नहीं। चोरी हुआ था स्कूल से? सर स्कूल में सबसे पहले जो मेरा मेन ऑफ़िस है, कार्यालय, उस पे उन्होंने हथौड़े बजाए थे शायद, तो उसके निशान आज भी हैं हथौड़ों पर, वो रखा हुआ है ताला मेरा, ठीक है? फिर शायद आवाज़ हो गई हो या जो भी हो, वो फिर बैक तरफ से गए, उन्होंने पूरा जंगला तोड़ा और उसके अंदर घुसे। फिर वहाँ से उन्होंने राशन भी चुराया कुछ, ठीक है? कुछ मतलब सुरती-वुरती जो बीड़ी सिगरेट के टुकड़े थे वो भी पड़े थे, और वहाँ से वो 2 बॉक्स ले गए हमारे उठा के, जिसमें कुछ दस्तावेज़ थे स्कूल के। ये चीज़ मैंने एफआईआर में लिखाई है। तो बस ये सिर्फ़ आपके ही जो ऑफ़िस था उसके अंदर ही हुई ये चोरी? नहीं सर, ऑफ़िस तोड़ने का प्रयास किया गया था, हुँ, हुँ। क्योंकि उसपे ताले पे मेरे हथौड़े का निशान है, लेकिन हो सकता है कुछ वजह रही हो तो ये बैक बिल्डिंग के पीछे की तरफ से घुसे थे अंदर। बस ये जो है दस्तावेज़ और राशन 2 चीज़ें लेके गए। हाँ, सर दस्तावेज़ भी, मेन दस्तावेज़ तो मेरे पास अंदर रखे हुए थे ऑफ़िस में, लेकिन क्या था एक्चुअली, क्या है ना, हमारे यहाँ सीलन ज़्यादा रहती है 7,500 8,000 फुट की, तो हमें क्या होता है, थोड़ा-सा सामान सुखाना भी पड़ता है हुँ, बाहर। हुँ। तो उस दिन मैंने कागज़ वगैरह सब सुखा के, क्योंकि सीलन से, गीलन से परेशान, मतलब कागज़ खराब हो जाने का डर रहता है, वो रखे थे। वो उसमें कुछ दस्तावेज़ थे स्कूल के, जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। बच्चों की एंट्री से संबंधित स्कूल पेपर्स। ओके। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी कि ये जो जानलेवा हमला हो गया या कॉल्स हो गई, ये आपके अलावा आपके परिवार में भी चलता रहा और बिल्कुल। मैंने सुना आपके भाई के ऊपर भी कुछ हमला हुआ था। सर देखिए, उसका 2 बार एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? और बहुत बुरी तरीके से हुआ। उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियाँ हैं। वो बहुत डरा हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह पाए, क्योंकि जिसकी जो छोटी-छोटी बेटियाँ होती हैं, उसका यहाँ पे भी रॉड पड़ी, हाथ में बहुत चोट लगी उसकी। लेकिन मेरा कहना का ये है कि जो फ़ोन नंबर से कॉल मेरे पास आ रही थी, वो फ़ोन नंबर्स उसके पास भी आ रहे थे। तो पूरे परिवार में ही हर के सबके पास कॉल जा रही थी। हाँ, हाँ। तो ये सब पूरे परिवार के नंबर इन लोगों को कहाँ से नहीं, मिले? यही तो बात है ना सर। ये तो पुलिस जाँच का विषय है ना कि वो नंबर्स कहाँ से गए। भाई देखो, मेरा नंबर मिल निकल सकता है, आपका नंबर तो आसान है। ठीक है? निकल सकता है। मेरी वाइफ़ का नंबर भी निकल सकता है। लेकिन मेरी मदर का, फादर का, ब्रदर का कैसे निकला नंबर्स? और उसके बाद जब हम प्रॉपर सूचना दे रहे हैं। तो ये सब लोग भी आपके साथ वहीं रहते थे जहाँ पे आप हैं, स्कूल के ना, नज़दीक? ना, नहीं, तो ये कहाँ रहते थे? ये बाजपुर। ये बाजपुर में हैं हुँ, और आप यमुनोत्री के विधानसभा बिल्कुल, क्षेत्र में हैं। बिल्कुल। बिल्कुल दोनों अलग-अलग जगह हो गई। हुँ, तो भाई के ऊपर हमला कहाँ हुआ? बाजपुर, बाजपुर के बाजपुर में। रास्ते में, हाँ। बाजपुर और काशीपुर के बीच में हुआ। तो आपको ऐसे कैसे लगता है कि ये उसी से रिलेटेड है? सर देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, नंबर सेम है, दूसरा क्या है कि उन दिनों में प्रॉपर छुट्टी पे घर गया हुआ था, घर जा रहा था। दोनों बात है ना, छुट्टी लेके या तो रास्ते में घर जा रहा था या हुँ। मैं घर पहुँच चुका था। तो ये जभी दुर्घटना है। तो भाई को जानबूझ के टारगेट किया गया या धोखे से? सर ये भी पुलिस जाँच का विषय है ना, मैं कैसे बताता हूँ आपको? और आपको मैंने क्लियर कर दिया कि उसकी छोटी-छोटी बेटियाँ हैं 2, वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, इस चीज़ के लिए। क्योंकि जिसके ऊपर 2 बार स्थितियाँ ऐसी हो चुकी है, तो वो दोबारा क्यों बोलेगा? कहीं न कहीं तो भय रहता है, हुँ, हुँ। हाँ, भय तो रहता ही है खैर। भय रहता है ना, कि बेटियाँ भी हैं, परिवार भी देखना है, सारी चीज़ें हैं। तो
उनके ऊपर हमला हुआ या एक्सीडेंट? सर ये सब पुलिस जांच का विषय है। नहीं, नहीं, ये तो आपको मालूम हो रहा होगा ना कि आदमी उनको मार-पिटाई उनके साथ इंसानों ने करी या कोई सी गाड़ी ने आके टक्कर नहीं मारी या क्या? ये गाड़ी से टक्कर लगी है। अच्छा, गाड़ी से टक्कर लगी है। हाँ। तो उस गाड़ी का कोई कंप्लेंट? सर वहाँ एक बार पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट कराई थी, हुँ, हुँ। भेजा था। बाकी फिर कुछ हुआ नहीं उसमें। पुलिस में तो इन्होंने कंप्लेंट करी थी। पुलिस में इन्होंने कंप्लेंट की थी। उस गाड़ी का कुछ पता नहीं लगा? उस गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। और मैंने भी अपनी प्रॉपर कंप्लेंट भेजी है, तो पता तो होना चाहिए। आजकल दुनिया भर में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। हुँ, हुँ, हर हाईवे पे जगह भी है। हर जगह लगे हुए हैं। तो ये ऐसे मतलब इस तरीके से ये चल रहा है कि जहाँ कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि हो क्या रहा है। किसी भी तरह की आपकी कोई कार्रवाई कहीं पे भी पूरी नहीं है। नहीं। हर चीज़ जो है वो कहीं न कहीं आधे में अटकी हुई है। हुँ। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वजह ये है ना सर कि एफआईआर जो मैंने कराई, हुँ, ये हुँ। डबलिंग का तो मामला है ही पूरा इसमें। और डबलिंग में भी आगे इसमें प्रोसेस चल रही है, आगे जाँचें चल रही हैं बहुत सारी। लेकिन इस एफआईआर में मैंने सारी चीज़ें खोली थी अपनी, कि ऐसे-ऐसे हो रखा है, ये घटनाएँ घटी हैं। लेकिन समस्या सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे बार-बार कंप्लेंट करनी पड़ती है। ऐसा ये रुक आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसी घटनाएँ रुक क्यों नहीं रही? कभी कोई सुनियोजित तरीके से कुछ हो जाता है, कभी कोई सुनियोजित तरीके से कुछ हो जाता है। अच्छा, आप स्कूल में हैं, आपको जी, बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल। ठीक है? और इतने सारे मैं दस्तावेज़ देख रहा हूँ, इन सब चीज़ों के लिए इतने लेटर आप बता रहे हैं कि आपने इधर किया था, इतने सालों से लगे हुए हैं। इस सब चीज़ के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं? सर एक पुरानी कहावत है कि रात ही तो अपनी है, दिन पराया है। तो दिन तो मैं बच्चों के लिए है या अपने काम के लिए, रात में करता हूँ काम। तो फिर सोते कब हैं? सर कई बार नहीं सो पाता। तो इसका असर तो कहीं न कहीं बच्चों के ऊपर भी पड़ता होगा। आप उनको मतलब अगर आप सोए नहीं, 1 दिन ना सोए तो आदमी चल जाता है। हुँ, लेकिन अगर ऐसा 2-4 बार 2-4 दिन हो जाए, हुँ। तो फिर तो तो आप किस बच्चों की बात कर रहे हैं? अपने बच्चों की बात कर रहे हैं या मेरे स्कूल के बच्चों की स्कूल बात? के बच्चों के लिए। नहीं पड़ता फ़र्क, नहीं पड़ता क्योंकि जो आदमी सच का साथ देता है ना, उसको विल पावर रहती है। मेरा मानना ये है। और हम जैन लोग हैं, हमें पता है हमारे बहुत कठोर नियम होते हैं। हुँ, हम हुँ। उनसे सीखा है कि कैसे तपस्या करी जाती है, कैसे रहते हैं। हम अपने गुरुओं को देखते हैं कि वो एक टाइम खाना खा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो हुँ, हुँ। कहीं न कहीं रहता है। तो अभी इस समय वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है इस पे? कहाँ पर इस सर? प्रकरण में पूरे? सर इस समय लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है? इसमें गवाहियाँ चल रही हैं, ठीक है? बयान मेरे हो गए हैं। अब इसमें मुझे कुछ पेपर्स और लगाने थे जहाँ पर जो चीज़ें पुलिस का पार्ट रह गया है, उस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रहा था। क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुलिस के द्वारा अपने आरोप पत्र में दाखिल नहीं की गई हैं। क्योंकि जो व्यक्तियों ने मुझे धमकियाँ दी या जो लोग इन प्रकरणों में उल्लेख हैं, तो जब तक उनको न्याय उनके प्रति विधिक कार्रवाई नहीं होगी, तो मेरा तो न्याय अधूरा है ना सर। हुँ, हुँ। क्योंकि जो मेरे साथ स्थिति हो रही है, बच्चों का जो प्रकरण है, यानी कि बच्चों की जो डबलिंग का प्रकरण है, वो तो है अपना, ठीक है? लेकिन इसके साथ जो एफआईआर में गया हूँ, जो मुझे हाई कोर्ट से डायरेक्शन हुए, हाई कोर्ट भी गया, जो लोअर कोर्ट से मुझे डायरेक्शन हो रहे हैं बयान देने के, तो जो मैंने तथ्य अपने कहे हैं, वो झूठे साबित ना हो, तो उसके लिए भी तो मुझे अपना कुछ पक्ष और रखना पड़ेगा। जो मैंने एफआईआर लिखाई है अपनी, उस एफआईआर में सारी चीज़ें नहीं शामिल करी गई आरोप पत्र में, तो जो चीज़ें बची हैं, तो उनको शामिल करने के लिए भी तो अपने कुछ पेपर्स लगाने पड़ेंगे ना कोर्ट में। वो मेरी तैयारी चल रही है अभी इस समय। अच्छा, अभी वो तैयारी चल रही है। हुँ। तो लगता है कि इसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? सर सॉल्यूशन बिल्कुल निकलना चाहिए, न्याय पे मुझे पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पे मुझे पूरा विश्वास है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इन कागज़ों को निकालने के लिए बहुत जगह मुझे आरटीआई भी लगानी पड़ती है, कुछ पेपर्स निकालने के लिए। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि लोग समझते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि भई ये परेशान कर रहा है। लेकिन मेरा किसी को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो साक्ष्य मुझे कोर्ट में प्रस्तुत करने हैं, वो प्रमाणित होने चाहिए। अब चूँकि मैं पहले अपने आईओ को दे चुका हूँ सारी चीज़ें, अब तो मेरे पास नहीं है। अगर मुझे दोबारा उनको एडिशन करना है, तो उसके लिए वो चीज़ें मुझे प्रमाणित कहीं न कहीं से तो लानी पड़ेंगी। तो इतने साल हो गए, आप लगातार पत्राचार कर रहे हो अपने विभाग को, हुँ। तो विभाग भी इस पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है? कि जिससे कि इसका कोई कहीं कोई निष्कर्ष निकले? सर देखिए, एक तो ये प्रकरण अभी न्यायपालिका में है, ठीक है? और मेरे सामने स्थिति वैसी जस की तस है कि वो 3 महीने बच्चे कहाँ थे? क्योंकि मैं तो अपना विभाग का पक्ष ले रहा हूँ। जैसे मेरे अधिकारी ने मुझसे बोला मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन मेरे सामने स्थिति ये है कि जो बाल विकास का
जो जाँचें हैं, वो जो कोर्ट में हैं या कहीं भी हैं, तो उनके अनुसार वो बच्चे उनके विद्यालय में, उनके मतलब उनकी संस्थान में। तो अभी ये डिसीज़न है कोर्ट का, न्यायपालिका के तत्समय बच्चे कहाँ थे? क्योंकि देखिए, अगर मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, तो विपक्ष भी अपना पक्ष रखेगा, हुँ, कुछ हुँ। ना कुछ। भाई वो भी तो अपने साक्ष्य में रखेगा, सही बात है। ठीक है? और फिर मेरा कहना ये भी है कि जब आपने आंगनवाड़ी को एक पार्टी बनाया, ठीक है? तो जब उसके जाँच अधिकारी ने उसके समर्थन में लेटर लिखा है, तो उनके जाँच अधिकारी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? जबकि मैंने सारे तथ्य दिए हैं। भई अगर एक जो निचले स्तर का या जो सबसे छोटे स्तर का, जैसे मैं अपने छोटे स्तर का कर्मचारी हूँ, ठीक है? अगर मुझसे में कोई गलती हो रही है और मेरा अधिकारी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हुँ, कहीं न कहीं तो वो भी शामिल है उसमें। अगर मेरी गलती है तो, और मैं सही हूँ तो वो भी सही है। तो जो जाँचें हो रखी हैं, तो जाँच का तो कहीं न कहीं न्यायपालिका लेगा, क्योंकि कागज़ उधर से भी गए हैं और कागज़ अपने भी रखे हैं। वही देखो, अगर माना मैं अपना कोई पक्ष रख रहा हूँ, तो दूसरा भी तो अपने बचाव के लिए पक्ष रखेगा, वो भी अपने कागज़ रखेगा सारे। आप जैसे शुरुआत में ही मैंने पूछा था कि आप अपने विभाग को बता के आए हैं कि नहीं आए हैं, हुँ। आज के इस इंटरव्यू के लिए। तो विभाग ने कभी आपसे पूछा नहीं कि आप क्या बोलने जा रहे हैं? या किस विषय पे आप बात करने वाले हैं? सर, मैंने अपने चिट्ठी में सारा कुछ लिखा है। अपनी चिट्ठी में पूरा प्रॉपर लिख रखा है, जो मेरे विद्यालय में वीडियो प्रकरण हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं या जो हाई कोर्ट के मामले हैं, मैं उस संबंध में मुझसे पूछा जा रहा है। तो मुझे बताना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं न कहीं लोग गलत सोच रहे हैं कि भई गलत तरीके से फालतू में उलझा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप बताइए? अच्छा, ये आपका वीडियो प्रकरण वाला क्या मामला था आपके स्कूल का? एक्चुअली सर देखिए, जब मेरा जो लोअर कोर्ट का केस है वो गवाही में है, ठीक है? और जो जो मेरा चोरी वाला प्रकरण है उसमें कोर्ट ने ऑर्डर करना है, ठीक है? अब मेरे स्कूल में जो चोरियाँ हुई, ठीक है? कहीं बाहर के तो थे नहीं, कहीं आस-पास के क्यों। देखो, इतनी हाइट 7,500 फीट आप बता रहे हैं, इतनी पे तो कोई बाहर से तो आके चोरी मुश्किल ही करेगा, आस-पास का ही कोई होगा, हाँ, वो चोरी नहीं करी उन्होंने, मुझे सिर्फ़ जहाँ तक परेशान मुझे करने लगता के है। लिए, है ना? मुझे परेशान करने के लिए या इन तथ्यों से हटाने के लिए कि किसी तरीके से ये हट जाए यहाँ से, ये किया गया है इसमें। अब आपका क्वेश्चन क्या था, लोअर कोर्ट में क्या चल रहा है इस समय? नहीं, मैं आपके वीडियो प्रकरण के बारे अच्छा, में पीडिया जानना चाह प्रकरण रहा में, था। हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि इस चीज़ को दबाव में लेने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया। उस समय मैं अपने फ़ादर को लेके यहाँ पे उत्तराखंड मेडिकल बोर्ड के सामने मुझे सर्टिफ़िकेट चाहिए था। तो मैं अपने फ़ादर के साथ उपस्थित था यहाँ पर, सेम डेट पे, और उसकी मैंने प्रॉपर छुट्टी भी स्वीकृत करा रखी थी और उस छुट्टी को मैंने सब जगह भी कर रखा था। तब फिर बाद में क्वेश्चन फिर वही आता है कि ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं विभाग को कोई सूचना देता हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। और उस वीडियो प्रकरण का मामला ये है कि जो भी वीडियो तो मैंने पूरी नहीं देखी, हालाँकि मैंने उस समय, क्योंकि एक किसी की प्रतिष्ठा पे कोई सवाल उठता है ना, तो बड़ा दुःख होता है, वो तो है ही। ठीक है? अब वो बाद में मैंने अपने गाँव में भी पूछा, मैंने अपने बच्चों से भी पूछा, बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? उन्होंने सब बताया। और आपको मैं बताऊँ कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अंडर एज होते हैं, मतलब नाबालिग नहीं होते, हुँ, ठीक है? हुँ। आपके सामने कुछ बोलेंगे, मेरे सामने वो कुछ बोलेंगे, ठीक है? दूसरा, जो वीडियो में जो लोग की गवाही दी जा रही थी, उनमें पहली बात तो अभिभावक नहीं थे, ठीक है? दूसरा, जो अभिभावक थे भी, तो उनकी पूरी बात तो पूछते। भई हमारे गाँव में क्या होता है कि बहुत मेहनत के लोग मेहनत करते हैं, ऊपर-नीचे जाते हैं, तो उनके पास इतनी तो स्थिति नहीं होती कि अपने बैंक के खाते खुलवा लें बच्चों के। अगर मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ या विद्यालय गया या कहाँ गया, तो उसकी सूचना मैं हर जगह गाँव में तो दूँगा नहीं, मैं अपने डिपार्टमेंट को दूँगा सही या मैं बात है। अपने रजिस्टर पर दर्ज करूँगा, ठीक है? अब जैसे माना मेरी ड्यूटी लगी, अभी पीछे मेरी बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी थी, तो लगभग 1 महीना उधर, फिर इलेक्शन में ड्यूटी लगी, फिर स्पोर्ट्स में ड्यूटी लगी, हमारे स्पोर्ट्स में भी हमारी ड्यूटी लगी थी, ठीक है? मैं प्रॉपर वहाँ पर गया था। तो अगर उसको कोई व्यक्ति ये जोड़ के दिखा दे कि जैन साहब एब्सेंट हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हालाँकि मैं अपने सारी चीज़ें अपने डिपार्टमेंट को लिख कर आता हूँ हमेशा, विद पत्रांक। हुँ, मैं हुँ। पत्रांक भी चढ़ाता हूँ और बाकायदा मैं अपने रजिस्टर में मेंटेन करके आता हूँ, ठीक है? उस वीडियो प्रकरण में मुझे कुछ ऐसी आपत्ति नहीं लगी, देखिए सर, क्योंकि देखिए वीडियो तो आजकल सबके बन जाते हैं, आप देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा दुःख इस बात का है कि मेरे पत्रावलियों के फ़ोटोग्राफ्स लिए गए, वीडियो बनाई गई, तो सरकारी दस्तावेज़ के आप कैसे ले रहे हो? तो ये वीडियो बनाने वाले कौन थे?
सर ये वीडियो बनाने वाले की जानकारी कौन था कौन नहीं था मैंने नहीं करी, हालांकि मैंने इसमें सिर्फ पुलिस कंप्लेंट कर दी है हर चीज़ के लिए। तो आपको कैसे इस वीडियो के बारे में जानकारी मिली कि इस तरह का कुछ हुआ है और आपने बोला कि मैंने देखा भी? एक्चुअली क्या है, मैं फादर के साथ था। अब ऐसी चीज़ें जल्दी वायरल हो जाती हैं कि अगर किसी अध्यापक की या किसी पुलिस की कोई वीडियो वायरल हो जाए तो तुरंत वायरल होती है। ठीक है, मेरे पास उस समय फ़ोन कॉल्स काफ़ी आ रहे थे। ठीक है, मेरे डिपार्टमेंट से ही फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। ठीक है, मेरे अधिकारी ने भी फ़ोन कॉल्स मुझे किए। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया। लेकिन मैं उनका एक ये अच्छा मंतव्य समझता हूँ कि उन्होंने इसलिए नहीं बताया होगा कि उन्हें पता था कि मैं अपने फादर के साथ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, एक कल को कोई दिक्कत ना हो जाए। हालाँकि उन्होंने मुझसे जनरली पूछा कि जैन साहब कहाँ हैं आप? आपकी छुट्टियों का ब्यौरा दीजिए। तो मैंने उनको दिया प्रॉपर कि सर मैं इस तरीके से आपसे एक छुट्टी स्वीकृत कराकर आया हूँ। हुँ, हुँ। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे साथ के अध्यापक क्यों झूठ बोल रहा था उस समय? साथ के अध्यापक झूठ बोल रहे थे? हाँ, वीडियो में। उनको तो पता ही होगा कि आप छुट्टी पे हैं, हाँ, मैं छुट्टी पे। वो फिर भी झूठ बोल रहे थे? क्योंकि जो वीडियो में वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कहाँ है। ये बता रहे हैं कि सर जो है शायद वहाँ पर गए हुए हैं। तो उन्हें बताना चाहिए था ना कि ये प्रॉपर छुट्टी पे हैं, ये है लेटर। और एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा-सा और भी अच्छा, है। जब ये आपने बताया कि पत्रावली की जो आपके ऑफ़िस के जो भी थे, उनके फ़ोटोग्राफ भी हुई, उनके वीडियो हुँ, भी बनाए गए, हुँ। तो वो उन वीडियो बनाने वालों को उपलब्ध कैसे हुए? देखिए सर, जो वहाँ पर उपस्थित होगा उसने ही उपलब्ध कराए होंगे। अब ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो थोड़ी बहुत वीडियो मैंने देखी थी उसमें वो बोला जा रहा था कि इनके फ़ोटोग्राफ्स हम लेते हैं, इनकी वीडियो लाते हैं, देखते हैं कि जैन साहब कितने दिन उपस्थित हैं, कितने दिन उपस्थित नहीं हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगा तो और जब वो मुझे ये जब डाउट। वो इतने डॉक्यूमेंट्स के वीडियोग्राफी और फ़ोटोग्राफी करवा रहे थे, हुँ, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया जिसमें आप छुट्टी लेके आए थे? या उन्होंने उन्होंने ये ऐसा क्यों नहीं, मतलब कहीं उनके भी इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? सर देखिए ये मैं पुलिस को कंप्लेंट कर चुका हूँ। हालाँकि उस जो व्यक्ति मेरे साथ वहाँ पर कार्यरत है, मैं उनको छोटा भाई जैसा समझता हूँ अपना। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं समझा। लेकिन जो चीज़ गलत है, सो गलत है। एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है और डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी भी पत्रकार को बिना परमिशन के आप स्कूल नहीं जा सकते। उनको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, हुँ, हुँ। ठीक है? और तब बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने मुझसे पूछा उस वीडियो के बारे में, तो उस वीडियो में वो व्यक्ति सिर्फ़ मेरे को ही टारगेट कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि कितने केस चल रहे हैं। उनको ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ। उनको ये नहीं पता मैं कोर्ट क्यों जाता हूँ। उनको ये नहीं पता कि कितना हॉट मामला है स्कूल की डबलिंग का। तो कहीं न कहीं मुझे कुछ। मतलब किसी दबाव में ही ये काम किया जा अब रहा सर था। देखिए मैं ये कह नहीं सकता कि दबाव में या नहीं दबाव में, तो ठीक है? ऐसा तो नहीं कि आपके साथी अध्यापक जो हैं वो भी किसी दबाव में हों? देखिए सर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें पुलिस कंप्लेंट कर चुका हूँ, ठीक है? अभी हालाँकि मेरे घर में मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा प्रॉपर नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी प्रतिष्ठा पे सवाल है, क्योंकि उस विद्यालय को बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है और आज भी कर रहा हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब मैं अपने विद्यालय में गया इस प्रकरण की जाँच के लिए दोबारा, तब मैंने अपने गाँव वालों को बुलाया। उन्होंने भी मुझे सब बताया। उस दिन 2 प्रवेश के लिए मेरे पास और आए थे अभिभावक कि हमें अपने बच्चों का प्रवेश कराना है। यदि उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता, तो वो अपने बच्चों का प्रवेश करने के लिए नहीं आते। लेकिन समस्या ये थी कि उनकी एज अभी पूरी नहीं हो रखी है। हुँ, हुँ। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस विद्यालय के बच्चों का आपके ऊपर इतना भरोसा है हुँ, और आप बता रहे हैं कि आपने बच्चों की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ा दी है। हुँ, जिस गाँव में ये स्कूल है, वहाँ के लोगों का भी आप पे भरोसा है, उन बिल्कुल है। बच्चों के माता-पिता का भी आपके ऊपर भरोसा है। हुँ, तो जब आस-पास के सभी लोगों का इतना भरोसा है, उसके बावजूद भी आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। हुँ। सर देखिए, एक चीज़ होती है ईगो, मैं आपको बताऊँ। ईगो होना बहुत गलत बात होती है। ये सिर्फ़ ईगो कहाँ से शुरू हुआ? एक चिट्ठी से, कि चिट्ठी कैसे लिख दी? वो चिट्ठी कैसे लिख दी? उसके बाद फिर जाँचें हुई, फिर इन जाँचों में हम अधिकारी को क्यों आना पड़ रहा है? तो उस चिट्ठी का असर होना किसके ऊपर था? सर देखिए उस चिट्ठी का असर होना तो उस व्यक्ति के ऊपर था जिसने वो बच्चे फर्जी दिखा रखे थे और जिसने उस बच्चों का फर्जी पैसा निकाल रखा था।
अच्छा, उन्होंने पैसा भी निकाला। हुँ। अच्छा, ये एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं 5 रुपए के लिए मैं कोई ए इतना क्यों क्यों करेगा? मतलब मिड डे मील का तो जो है खाने का 5 रुपए का ही है। हुँ। उस समय तो 5 ही रुपए हाँ, था, हाँ। आज बढ़ गया है। हुँ। लेकिन 5 रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क देखिए सर, ये चीज़ें विधिक प्रकरण में आ गई थी, ठीक है? तो आज जब कोई चीज़ विधिक में आ जाती है, तो उसमें अपना पक्ष और अपने को सत्य सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसमें सज़ा होती है। चाहे वो 1 बच्चे का हो या वो 1000 बच्चे का हो, सरकारी पैसा है, बिल्कुल। ठीक है? और मैं इतना जानता हूँ कि आप सरकारी दस्तावेज़ों में कुछ हेर-फेर नहीं कर सकते, ना कुछ गलत तथ्य अंकित कर सकते हैं। हुँ। तो इन चीज़ों से जब ये प्रकरण विधिक में आ गया, तो बच्चा तो एक ही जगह होगा ना सर, दोनों जगह नहीं हो सकता। दोनों जगह खा ले, कोई बात नहीं कि आज यहाँ खा लिया, वहाँ खा लिया, मैं मान रहा हूँ। लेकिन पैसा तो आप उसी जगह से निकालोगे ना, जब वो दोनों जगह रजिस्टर में दर्ज है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इस समय मैं यहाँ हूँ ना। मतलब उस टाइम पे बच्चों का पैसा दोनों जगह से निकल रहा था। दोनों जगह रजिस्टर में दर्ज थे अटेंडेंस में, तो उपस्थिति तो एक ही जगह लगेगी ना। हुँ। अगर पैसा आप ना भी माने, तो सरकारी दस्तावेज़ों में तो आपने गड़बड़ कर रखी है। अच्छा, पैसा एक ही जगह से निकलेगा, क्या ऐसा संभव है कि बच्चों का पैसा भले ही एक जगह से निकल रहा है, उपस्थित वो एक ही जगह पे है, हुँ, लेकिन नाम दोनों जगह हो जाए? कैसे होगा सर? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा संभव है? कैसे होगा बताइए? अब मेरे भी नॉलेज में ऐसा ही नहीं, है कि अगर ऐसा नहीं अगर हो सकता। ऐसा है, तो अभी कुछ समय पहले कुछ लोगों की ऐसे ही था कि 2 जगह तनख्वाह ले रहे हैं। आपने देखा होगा ना, यूपी में पकड़े गए थे, हुँ, हुँ। तो वो भी सही है फिर। मैं भी 2 जगह तनख्वाह ले लेता हूँ। अगर ये तो सब उनको भी छोड़ देना चाहिए। उनको भी छोड़ देना चाहिए। मैं तो आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ ना, कि अगर मैं आज यहाँ प्रेज़ेंट हूँ, तो मैं उत्तरकाशी कैसे प्रेज़ेंट हो जाऊँगा इस समय? हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है ना। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं प्रॉपर सूचना देकर आया हूँ अपनी, कि साहब मैं जा रहा हूँ, 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ मैं अपनी हुँ, हुँ। टोटल। इन केस अगर मुझे तीसरा दिन ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं उसका एक प्रॉपर लेटर लिखूँगा कि साहब मेरी तबीयत खराब हो गई या मैं रास्ते में फँस गया, तो मुझे 1 दिन की छुट्टी और दीजिए आप। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि धप्पड़ में चल रही है कहानी सारी। वैसे तो विभाग आपको सपोर्ट कर ही रहा है, क्योंकि आप अगर आज आप हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं हुँ, और आप बता रहे हैं कि आप बता के आए हैं उनको हुँ, कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, हुँ। तो इसमें तो विभाग का तो सपोर्ट है ही। नहीं, बिल्कुल है। लेकिन इसके बावजूद भी इतना मतलब इतना लंबा समय, हुँ, 2018 से हुँ, और आज 2025 हुँ। और लगभग 7-8 साल, तो 8 साल तो हो ही गए हैं। सर देखिए, जब कोई चीज़ जाँच में चलती है ना, अभी मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, शायद मैंने वो डिबेट सुनी थी भटजी के साथ, आप एक डायलॉग बता रहे थे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे हुँ, तारीख। हुँ। हाँ, लेकिन वही चल रहा हाँ, है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, जाँच, जाँच पे जाँच, जाँच पे जाँच, जाँच पे जाँच, जाँच पे जाँच। ठीक है? पहले वो जाँचें होंगी, तब वो कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट न्यायपालिका की कोई गलती नहीं है। फिर मैं नहीं गया आज, मैंने हाज़िरी-माफ़ी लगा दी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक सरकारी दस्तावेज़ों की जाँचें ऊपर तक नहीं जाती, तब तक डिसीज़न कैसे निकलेगा कोई? अब इस मेरे प्रकरण में जो जाँचें जितनी हुई, उस जाँचें 2 तरीके से हो रही हैं, एक बाल विकास से हो रही है और एक शिक्षा विभाग से हो रही है। तो शिक्षा विभाग कह रहे हैं कि बच्चे हमारे यहाँ हैं और इनकी एज ये है। बाल विकास कह रहा है ये हमारे यहाँ हैं और इनकी एज ये है। तो ये जाँचें दोनों फँस गई आपस में और ये दोनों जाँचें कोर्ट में जा रखी हैं। मैं तो अपने विभाग का पक्ष ले रहा हूँ, मैं तो अपने विभाग की बात मानूँगा ना। चाहे भले ही मेरे अधिकारी ने मुझे 2 साल बाद निर्णय दिया, अब मेरे सामने समस्या है वो 2 साल पुराने रजिस्टर कैसे पूरे करूँ मैं? आप समझ रहे हैं ना? और एक चीज़ आप जो बार-बार क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उसका मैं आपको सही जवाब देता हूँ, क्या है कि जैसे आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कुछ आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। तो उन आरोप-प्रत्यारोप का सही जवाब देना भी आपका भी संवैधानिक हक है। ठीक है? तो जब मैं आगे इसमें कार्रवाई करता रहा तो मुझे कुछ जगह और ऐसी स्थितियाँ नज़र आईं जहाँ पर भी बच्चे डबलिंग थे। अच्छा, कुछ और जगहों पे भी हाँ, जहाँ पर भी बच्चे डबलिंग में चल डबलिंग रहे थे। डबलिंग में चल रहे थे। तो वो भी मैंने अपने उसमें कागज़ों में दिए कि साहब देखो, मैं ही अकेला एक स्कूल नहीं है, इसमें और जगह भी स्थितियाँ ऐसी हैं। वो मैंने अपने प्रॉपर तरीके से कागज़ फिर बाद में लास्ट में ये मुझे डिसीज़न मिला कि बच्चे की अनियमितता नहीं है, कहीं भी बच्चा रह सकता है। बच्चा कहीं भी रह सकता है। हाँ, मतलब ये कोई अनियमितता नहीं है, जबकि ये वित्तीय अनियमितता है। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये आपके स्कूल में ऐसा हो रहा है, हुँ, तो अगर इसका ही एक अंदाज़ा लगाया जाए 4 लोगों का, हुँ, आपने
₹20 रोज का। हम्म, ये तो साल भर में ही अच्छा खासा घोटाला हो गया। बिल्कुल हो गया। और जितने सालों से आप इसको देख रहे हैं, 8 साल लगभग हो चुके हैं, हम्म, तो ये तो घोटाला, और ये सिर्फ एक स्कूल का मामला है आपके। हम्म, ऐसे ही हमारे प्रदेश में बहुत सारे स्कूल हैं, हम्म। जगह जगह पे सरकारी स्कूल तो बहुत हैं। देखिए सर, इसकी कंडीशन इस वजह से कर रही है ना, एज की वजह से। क्योंकि देखो आरटी जो कहता है वो है 6 से 14 साल तक के बच्चे फ्री एजुकेशन लेंगे अपनी, हम्म। आरटी के तहत जो हमारे पास है। अब एक्चुअली होता क्या है, अगर नियम से आप देखें ना, कैलकुलेट करेंगे तो एक साल एक क्लास के लिए लगता है। तो वो 6 साल जब पूरा हो जाएगा तब वो कक्षा 1 में एडमिशन करेगा। हम्म। यानी कि 5 साल 12 महीने उससे कंप्लीट हो जाएंगे तो वो एडमिशन लेगा। लेकिन होता क्या था कि जैसे माना किसी के 5 साल 1 दिन हुए, या 5 साल 3 दिन हुए, या 5 साल 4 दिन हुए, उसे छठे साल में मान के हमने उसको प्रवेश दे दिया। ठीक है, जो हमारा चलता आ रहा था बेसिक में, जो हमारा बेसिक में चलता आ रहा था कि जैसे 5 साल 10 दिन हुए, 5 साल 15 दिन हुआ, उसका आवेदन पत्र आया, हमने उसका प्रवेश दे दिया। ठीक है, लेकिन वहाँ आंगनवाड़ी वाले का ये था कि आरटी के तहत वो 6 साल तक बच्चे अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस वजह से डबलिंग होती थी। फिर तब आगे जब आगे प्रोसेस बढ़ी, तब अभी हमारे सचिव साहब ने और कई मतलब उच्च अधिकारियों ने इसमें लेटर मेंशन किया कि 5 साल 12 महीने कंप्लीट होने चाहिए, तब वो बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश करेगा। इसका तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इससे क्या हुआ कि एक चीज एज क्लियर हो गई कि अगर किसी के 5 साल 11 महीने भी हो रहे हैं तो उसे हमने कक्षा 1 में प्रवेश नहीं देना, वो अभी कहाँ रहेगा, आंगनबाड़ी में रहेगा। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं, अगर ये माना इस चक्कर में डबलिंग है, एक छठा साल दोनों जगह, तो हाँ ये एज क्लियर होने से फ़ायदा तो हुआ है, बिल्कुल फायदा हुआ है। लेकिन मेरे को तो लगता है कि कई माता-पिता के लिए ये बड़ा संकट का विषय भी बन गया है। हम्म, क्योंकि जिन लोगों के बच्चों को जो है, आपने बताया कि 5 साल 12 महीने कंप्लीट होने चाहिए। हम्म, अब 5 साल 12 महीने कंप्लीट हों, कइयों के बच्चे जो है पहली क्लास में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अब शहरों में अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि ये नियम तो अब सब जगह लागू हो गया है, हम्म, तो वो पहले एलकेजी करते हैं, यूकेजी करते हैं, अब वो फिर उसके बाद वो पहली क्लास में जाएँगे। बिल्कुल। अब अगर उनका यूकेजी कंप्लीट हो जाता है, उनके 5 साल 11 महीने कुछ दिन में, हम्म, और उनका यूकेजी कंप्लीट हो गया, अब उनको पहली क्लास में एडमिशन लेना है। हम्म, लेकिन पहली क्लास वाला बोल देगा कि अभी पूरे 12 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, 5 हम्म, साल 12 महीने, तो हम्म, एडमिशन नहीं दे देंगे। हम्म। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों के साथ क्या होगा? सर कायदे में तो क्योंकि बच्चे देखो, ये एक ऐसी सिचुएशन है हम्म, कि स्कूल में तो बच्चे का एडमिशन फिक्स है कि इस महीने में होने हैं हम्म, साल के, हम्म, लेकिन बच्चे तो रोज़ पैदा हो रहे हैं। हम्म। अब तो उस कंडीशन में तो कइयों की एज ऐसे फँसेगी। नहीं फंसेगी, नियम तो है सर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन फिर लेनी पड़ती है। थोड़ा बहुत जैसे 5 साल 11 महीने का बच्चा हो गया तो ये तो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी उनकी। अब बहुत सारे बच्चे नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई जगहों पे अब ये जो है ऑनलाइन हो गया है। कई और जगह सब जगह ऑनलाइन में तो आपने एज डेट ऑफ बर्थ डाली, वो तो देख लेगा कि हाँ भाई ये कंप्लीट है कि नहीं है, और वहीं से रिजेक्ट सब कर देगा। ऑनलाइन है, यूडाइस ऑनलाइन होता है हमारा, हमारे बच्चों की अटेंडेंस ऑनलाइन जाती है सारी। तो ऐसी कंडीशन में और उसकी मॉनिटरिंग भी अच्छी होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अभी कुछ एक लड़की मेरे एसएसटी मेरे यहाँ कई दिन से नहीं आ रही थी, तो मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई कि सर इसकी एब्सेंट क्यों आ रही, तो मैंने कहा सर ये बाहर गई हुई है, इसके फादर बाहर गए हुए हैं, तो मैं इसकी अटेंडेंस कैसे दिखा दूँ, बात ये है ना। हम्म। तो मॉनिटरिंग भी होती है इसकी पूरी। ये तो सरकार का सिस्टम अच्छा है, ऐसी बात नहीं। नहीं, अच्छा तो है, इसका फ़ायदा बहुत जगहों पे हुआ है, लेकिन हम्म, मेरे को लगता है कि कुछ कुछ माँ-बाप के लिए तो ये समस्या भी बन सकती है आम समस्या तो है। कि जिनका नहीं होगा हम्म। और एडमिशन नहीं, तो उनका तो क्योंकि पूरा एक सिर्फ़ कुछ दिन के लिए पूरा साल जा सकता है। नहीं सर देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी जगह बच्चे प्रवेश हो जाते हैं और कर भी लिए जाना चाहिए, अगर 2 4 दिन का अंतर है, अगर आप वैसे प्रैक्टिकल पूछना चाह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा का हित ना हो, उनको बुलाना चाहिए। हुँ, मेरे हुँ। पास जो बच्चे आए थे जिसके 2 3 महीने एडमिशन, 2 3 महीने अभी एज कम थी, तो मैंने कहा ठीक है बेटा तू आ पढ़ाई कर, लेकिन नाम तेरा मैं जब भी दर्ज करूंगा जब तेरी एज कंप्लीट होगी। कंप्लीट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें आपस में इतना तो करना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। हुँ, हुँ। और इसमें कहीं ना कहीं तो है। मतलब एडमिशन दे दिया जाए उन बच्चों को, लेकिन उनका ऑन रिकॉर्ड। नहीं एडमिशन देने का मतलब क्या है, फिर एडमिशन तो फिर ऑन रिकॉर्ड भी वही होगा।
मतलब उनकी शिक्षा का अहित ना हो, हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए उस समय। और इसमें एक थोड़ा-सा एक ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि कुछ कितने टाइम पीरियड को इसमें लिया जा सकता है। क्योंकि मेरे हुँ, को लगता है कि अगर बिल्कुल 5 साल 12 महीने फिक्स कर दिए गए, हुँ, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम भी होगी। हुँ। नहीं सर, वो आरटी का ही हाँ, नहीं एक वो नियम है उसका उनका बिल्कुल है और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है, हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कहीं कुछ मेरे को ऐसा मतलब ये मेरी अपनी निजी राय है, मेरे को हुँ। लगता है कि ऐसा कुछ सर हो सकता है। कहीं न कहीं तो दिक्कत हो ही जाती है, अगर कोई रूलिंग्स है, हुँ, हुँ। तो दिक्कत तो हो ही जाती है कहीं न कहीं, ठीक है? अच्छा ये एक चीज़ और है, आपने जैसे ये बताया कि आपके स्कूल में ये मिड डे मील का आपने चल रहा था और इतने साल से आपने नहीं निकाला है पैसा। हुँ। तो इसको लेके आपके अधिकारी लोग कभी कुछ कहते हैं आपको आजकल भी मतलब अभी इतने साल हो गए हैं? नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि आयोग में भी मैंने ये मेंशन कर रखी थी कि मैंने पैसा नहीं निकाला है, हुँ, हुँ। तो अभी तक इस संबंध में मुझे कोई आदेश नहीं मिला। एक बार शुरुआत में चौहान जी ने कहा था मुझसे, अधिकारी ने, कि चलो निकालते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद कोरोना काल लग गया था। हुँ, हुँ। फिर हाँ, कोरोना तब तो काल में स्कूल ही जो है अ, ऑनलाइन हो गए थे सब। सब हो गए थे, तो कोरोना काल की वजह से फिर दिक्कत हो गई थी। फिर उसके लिए मुझे फिर एक बार और देखना था, क्योंकि फिर आगे फिर कंडीशंस और क्रिटिकल होती चली गई थी। कंडीशंस बहुत क्रिटिकल होती चली गई थी, तो फिर पत्र-तारीफ होते चले गए थे। तो बस मैं सिर्फ़ ये चाहता था कि मैं किसी भी तरीके से किसी मेरे से कुछ गलत ना हो, बस। मैं किसी का भी गलत पैसा नहीं लेना चाहता। अच्छा जैन साहब एक चीज़ और बताइए कि उत्तरकाशी ज़िले में आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं अभी तक? मेरे ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन इन प्रकरण से संबंधित जो अच्छा विद्यालय हाँ, आपके प्रकरण को लेके कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं? हाँ, एक तो जो स्कूल में जो डबलिंग और तोड़-फोड़ से संबंधित है, वो दर्ज है, ठीक है? जो विचाराधीन है। हुँ। दूसरा जो मेरे विद्यालय में जो चोरी हुई, वो दर्ज है, वो भी विचाराधीन है, उसमें आदेश की लीड लगी हुई है। और बाकी जो मेरे खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र रचे गए, जो जैसे मेरे ऊपर या वाइफ़ के ऊपर या किसी के ऊपर हमारे परिवार में धमकियाँ वगैरह हुई, तो उसमें लगभग एनसीआर दर्ज है। बस सारे मुकदमे आप ही ने दर्ज करवाए हैं। नहीं, देखिए सर, ये तो एक विधिक काम है ना, यदि आपको भूख लगती है तो आप खाना खाएँगे, सही बात है। है ना? और यदि आप अन्याय के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं तो है। अब एक चीज़ आपके क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती मुकदमे दर्ज करा रहा हूँ, ज़बरदस्ती पढ़ रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो मेरे सामने टेक्निकल समस्या थी विद्यालय से संबंधित, वो मैंने अपने अधिकारियों को लिखी। फिर वो जाँच में वो मुकदमा दर्ज हुआ है, मेरे कहने से तो नहीं हुआ ना, लेकिन उस जाँच में या जिस सक्षम अधिकारी ने समझा तो उसने उसमें एफआईआर के आदेश करे। फिर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया उसमें, उसमें सम्मन भी इश्यू हुए हैं। ठीक है? तो खाली सिर्फ़ मेरे कहने से तो नहीं हुआ, मेरे से ऊपर इतने बड़े-बड़े अधिकारी और जो लॉ के जानकार हैं वो बैठे हुए हैं, उन्होंने चीज़ समझी ना। हाँ, और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? यदि मैं पर्सनली इन चीज़ों को लगता होता, तो कितनी एनसीआर जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध रची गई हैं, जिन पे एनसीआर दर्ज हुई है, मैं उन पर भी कार्रवाई करता। लेकिन मुझे अपना काम अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने विद्यालय के बच्चों को देख-रेख करना है, ठीक है? साथ में अपना परिवार भी पालना है। मैं इन फालतू के मसलों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ जो है ये सुनियोजित षड्यंत्र है? देखिए सर, सुनियोजित षड्यंत्र इसलिए नहीं कहता हूँ कि एक तो सारी चीज़ें जब हुईं, जब मैं विद्यालय में छुट्टी पर या किसी विभागीय कार्य से कहीं था, मेरे सामने नहीं हुई। ये आप शुरू से लेके आखिर तक का मैं आपको गिनाता हूँ। जैसे एक बार मैं हाई कोर्ट गया था, इस प्रकरण के लिए, बाकायदा मैंने प्रॉपर छुट्टी भी दी थी, ठीक है? विशेष अवकाश, तो गाँव वालों के नाम से एक लेटर चला था मेरे खिलाफ शिकायत करने के लिए, ठीक है? उसमें बहुत गंभीर आरोप थे, ठीक है? उस पे जाँच भी हुई थी। बाद में उन्हीं गाँव वालों ने बताया था कि ये सुनियोजित है और किसने करवाया वो भी उन्होंने खोला था। लेकिन हाँ, दुःख का विषय ये है कि इसमें सक्षम अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा एक प्रकरण था कि जब मैं कोविड ड्यूटी में था, वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी थी हमारी, ठीक है? तब उस समय एक प्रकरण हमारे गाँव में एक व्यक्ति हैं सुगा सिंह, उनके नाम से भी एक एप्लीकेशंस घूमी थी बहुत, और उसमें भी पुलिस जाँच हुई थी। बाद में वो भी झूठा पाया गया था। तो एक टाइम मैं छुट्टी पे कोर्ट गया था, दूसरे टाइम मैं विभागीय काम से गया था, ठीक है? तीसरा प्रकरण जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे निकटवर्ती विद्यालय के एक अध्यापक ने अपने 5 बच्चों के नाम काट दिए थे। उस पर प्रॉपर एक शिकायत बनी थी।
और उनके अभिभावकों ने एसडीएम साहब को शिकायत की थी और उस शिकायत में भी इन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन हालाँकि बाद में वो जाँच भी झूठी पाई गई। मतलब जो जो शिकायती प्रार्थना पत्र था वो भी झूठा पाया गया। लेकिन दुःख का विषय ये है, अभी भी उस अध्यापक के खिलाफ जिसने मुझे फँसाने की कोशिश की और आरटी के बिना भी, माँ-बाप के बिना भी 5 बच्चों के नाम अपने इस विद्यालय से काटे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना, ये दुखद है। इसीलिए आपको सुनियोजित लगता है सब। हाँ, सब चीज़ सुनियोजित लगता है। और तीसरा प्रकरण, अब जैसे मैं अपने पिताजी के साथ था, ठीक है? और तब भी मैं अपने विद्यालय नहीं था और प्रॉपर छुट्टी पे था। अब आज हमेशा मैं अब आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज भी छुट्टी पे आया हूँ, तो मुझे नहीं पता पीछे क्या हो जाए। मतलब आज भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा शायद। कुछ नहीं कह सकते हम, क्या पता क्या हो। अच्छा, पिछले 8 सालों में आपने अलग-अलग तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं। जी। आपके धमकियाँ मिली, हुँ, आपके ऊपर भी हाथ डाला गया, चलो ऊपर वाले की कृपा रही कि आप बच गए। हुँ, आप बताते हैं कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, शायद वो भी, उसके भी तार कहीं जुड़े हुए हो सकते हैं। हुँ, आपके घर के सभी लोगों को जो है धमकियाँ और बहुत अभद्र हुँ, तरह की बातें की गई हैं। हुँ। तो इन 8 सालों के बाद आज भी आप इसके लिए लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कितने सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं आज? सुरक्षित मैं इसलिए महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। क्योंकि चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कहीं न कहीं न्याय उसको सज़ा ज़रूर देता है। और अगर आप कहेंगे गाँव वालों से, जैसे स्कूल में रहता हूँ, वहाँ मेरे सबसे अच्छे संबंध हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, और देखिए परिवार में तो भाई भी भाई का हो नहीं होता कई बार, हुँ, ठीक है, हुँ। परिवार में होते हैं, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि जो ना हों, जो मेरे खिलाफ हों, ठीक है? या जो चाहते हैं कि वो स्कूल बंद हो, या वो चाहते हैं कि स्कूल की प्रोग्रेस ना हो, या वो जो व्यक्ति इन सारे प्रकरण, यानी कि जो 2 मुकदमे मेरे बड़कोट में विचाराधीन हैं, उनमें संलिप्त हों। वो नहीं चाहते हूँ, लेकिन बाकी बहुत सारे गाँव के लोग ऐसे हैं कि मैं जाता हूँ तो मेरे लिए खाना, अगर मैं कभी रुकता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, हमारे गाँव में शोभन सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है? तो उनका कमरे हैं, अगर मैं कभी वहाँ रुकता भी हूँ ना, तो उनके बच्चे नीचे सोते हैं, मेरे को ऊपर बिस्तर देते हैं। तो मेरा अपनापन है वहाँ से, ठीक है? लेकिन चूँकि ये प्रकरण इतना हाई-फ़ाई है, इतने सारे फ़ोन कॉल्स हैं, उनका आज तक पता नहीं, तो कहीं न कहीं तो दिक्कत है कि जब तक वो व्यक्ति सामने नहीं आएँगे, जब तक कहीं न कहीं मन का भय तो रहता है ना, मेरा नहीं रहेगा तो परिवार का रहेगा, ठीक है? लेकिन मुझे अपनी न्याय व्यवस्था पे, अपने अधिकारियों पे पूरा विश्वास है कि वो कहीं न कहीं साथ हैं और कहीं न कहीं न्याय को साथ देंगे, न्याय के साथ रहेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी न्याय व्यवस्था के ऊपर इतनी आस्था है। हुँ, लेकिन जैसा कि आपने बताया था हुँ, कि आपके भाई का एक्सीडेंट बाजपुर में हुआ हुँ, और आपको लगता है कि कहीं न कहीं, क्योंकि उस समय आप वही, जैसे आपने सुनियोजित तरीके से बताया कि आप जब भी वहाँ नहीं होते हैं, ये जहाँ आप उस समय आप भी शायद छुट्टी पे थे, हुँ। तब ऐसा कुछ हुआ, आप घर ही जा रहे थे। तो अगर वो हमला उनके ऊपर हुआ है, तो इस तरह के हमले तो आपके ऊपर भी हो सकते हैं। सर बिल्कुल हो और सकते हैं। उसमें न्याय तो मिलेगा। अ, चलो, हम न्याय व्यवस्था के ऊपर मानते हैं कि न्याय व्यवस्था अपना काम पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से काम करेगी और आरोपियों को सज़ा भी दे देगी। हुँ, भले ही समय लगेगा, हुँ, लेकिन दे देगी। लेकिन सुरक्षा अलग चीज़ है कि हुँ, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। हुँ। देखिए, अगर ऐसा तो हो सकता है ना? सर इसका एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। आप कोई किताब शुरू में पढ़ रहे हैं, पहले समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं ना, तो आपको सारे सीन क्लियर हो जाते हैं। अब ये मेरा प्रकरण 8 साल पुराना है। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम भी खुला हुआ है, ठीक है? पुलिस जाँच में भी आ रखे हैं, भले ही उन पे कार्रवाई हुई या ना हुई। तो यदि मुझे कुछ होगा तो कहीं न कहीं पुलिस के सामने या विभाग के सामने या न्याय व्यवस्था के सामने उनका नाम सामने आएगा या नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको कहीं कुछ हो जाए तो ये मामला ही दब जाएगा? नहीं दबेगा। अब नहीं दबेगा क्योंकि ये प्रकरण बहुत हाइलाइट हो चुका है, पत्राचार भी हो चुका है, हाई कोर्ट के संज्ञान में है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और मीडिया के संज्ञान में नहीं था, तो भट्ट जी और आपके माध्यम से सामने आ ही गया है। अब कहाँ दबेगा? दबना भी नहीं चाहिए। हाँ। इस तरह के घोटाले को और इस तरह की गतिविधियों को तो कभी दबना भी नहीं चाहिए। हुँ, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ ज़रूर उठाएँ। हुँ, और अच्छा है, आप जैसे लोग जो हैं, एक छोटी-सी ही सही ₹5 के घोटाले को लेके आपने अपने 8 साल लगा दिए हैं और अभी पता नहीं कितना और समय लग जाएगा। लेकिन आशा करते हैं इसका
जल्दी ही इसका कुछ निष्कर्ष निकले, और आप जो है अपनी जेब से जो पैसा खर्च करते जा रहे हैं, भले ही अच्छी बात है, एक ये भी एक तरह की समाज सेवा है, लेकिन सरकार जिस चीज़ का फंड बनाती है वो उन बच्चों को वहीं से मिलना भी चाहिए। अच्छा है अगर हो जाता है तो। ठीक है जैन साहब, आज के पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।